जय श्री माता जी। सभी पार्टिसिपेंट्स का आज के इस वेबिनार में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वेबिनार की शुरुआत करने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हम बेसिकली किस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज का जो सेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कोर सेशन कह सकते हैं जिसे हम लोग, क्योंकि आज के सेशन का जो टॉपिक है कि एक्चुअल में जब हम कॉलेजेस में परमिशन मिलने के बाद जब हमें प्रोफेशनल, स्पेशली प्रोफेशनल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जब प्रोग्राम लेना होता है तो हमें किस प्रकार सहयोगा को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है और वहाँ पे सेशंस हमें कैसे कंडक्ट करने हैं, फिर वो चाहे फॉलोअप सेशंस हो या फिर पहला हमारा इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम हो, तो इन सेशंस को कैसे कंडक्ट करना है इसकी जानकारी हम लोग लेंगे आज। तो सबसे पहले आप लोगों से आज हम लोग कुछ मटेरियल शेयर करेंगे जिसे हम लोग गाइड बुक कहते हैं। कि जब हम लोग यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे सहयोग बताने के लिए हमारे पास कुछ एक मटेरियल बेस्ड हमारे पास कुछ होना चाहिए कि जिससे कि हम तैयारी कर सके कि हमें किस प्रकार वहाँ पे बात करनी है और उसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन कैसा हो। उसके अलावा हम लोग थोड़ा सा उसके पहले जान ले कि मटेरियल जो आज हम आपसे शेयर करेंगे वो क्या मटेरियल है, किस प्रकार से बनाया हुआ है और उसमें ऐसा क्या है कि जैसे आप कि उसमें आपको स्पेशली ट्रेनिंग लेना क्यों जरूरी है, राइट। तो इसके पहले कि मैं आपको बता दूं कि इस गाइड बुक जो आपसे हम लोग शेयर करेंगे उसकी एक पार्श्वभूमि, उसका एक बैकग्राउंड कैसा है। तो सबसे पहले तो ऐसा होता था कि जब एनएसपीटी टीम की शुरुआत हुई थी उसके पहले उसके पूर्व जैसे मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग स्कूल, ऐसा नहीं कि स्कूल में प्रोग्राम्स नहीं होते थे, कॉलेजेस में नहीं होते थे, बिल्कुल होते थे। लेकिन ज्यादा करके जो देखा गया था कि जिस प्रकार से प्रोग्राम हो रहे हैं तो प्रोग्राम में थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी कम थी, मतलब एक सूत्रता नहीं थी। जैसे हमें अगर यदि प्रोग्राम हमें मिल जाता है और फॉलोअप्स 2-3 मिल जाते हैं तो आप उसमें ऑब्जर्व करिएगा कि थोड़ा सा एक फ्लो प्रोग्राम का मेंटेन नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं था या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा प्लानिंग करने में कहीं ना कहीं हम लोग गड़बड़ा जाते थे। तो उसके बाद जब इस एनएसपीटी को यह कार्य जब सौंपा गया था तो फिर एनएसपीटी के कुछ टीम मेंबर्स इस कार्य में एकजुट हुए और फिर उन्हें लगा कि नहीं, कि हम लोग जो भी प्रोग्राम्स लेते हैं स्कूल्स में तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारे पास होना चाहिए। बिकॉज क्या हो गया था मीनवाइल कि आप जैसे देखेंगे कि जो हाई प्रोफाइल स्कूल्स है उस हाई प्रोफाइल स्कूल्स में कभी कभी परमिशन मिलना काफी मुश्किल हो जाता था। इवन हाई प्रोफाइल स्कूल्स की बात क्या कर रहे हैं हम लोग, इवन जो छोटे छोटे स्कूल्स है, जिला परिषद के स्कूल्स है या फिर थोड़े से कम ग्रेड के स्कूल्स है, तो वहां पे भी जब हम लोग परमिशन लेने जाते थे तो उन्होंने वो सीधा कहते थे कि आपके पास कोई अप्रूवल लेटर है क्या, ये है क्या, वो है क्या। मतलब इवन सिंपल स्कूल्स भी हमें परमिशन कभी कभी हमको डिनाई कर देती थी। तो इसके बाद जब एनएसपीटी टीम ने एक हमारे कुछ मेंबर्स को एक गठित किया और उसके बाद जब इस गाइड बुक, इस मटेरियल के ऊपर काम करना शुरू किया तो ये जो गाइड बुक जो बनाया हुआ है तो इसमें सबसे एक स्टैंडर्ड चीज ऐसी है कि इस गाइड बुक को बनाते वक्त ऐसे सहयोगियों की मदद हुई है जो अपने अपने फील्ड में, अपने प्रोफेशनल फील्ड में बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। जैसे इस ये गाइड बुक को बनाते वक्त कुछ टीचर्स लोग इसमें जुड़े थे, कुछ कॉलेज के प्रोफेसर लोग जुड़े थे, इसमें सब सहयोगी थे। उसके अलावा हमारे धर्मशाला की जो पहली प्रिंसिपल थी मिसेस चिटनविस, तो वो इसमें जुड़ी हुई थी। उसके अलावा एडवोकेट्स थे और काफी हाउसवाइफ भी इवन थे और उन्होंने सब मिलकर इस कार्य की, इस गाइड बुक को बनाने की शुरुआत की, राइट। तो इसमें, इस गाइड बुक में स्पेशली इसका ये फीचर है कि ऐसा बनाया गया कि यदि मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन में आपको जितने भी फॉलोअप्स मिल जाए और चाहे कि कोई भी वक्ता उस प्रोग्राम को लेता हो, चाहे अलग अलग वक्ता एक ही प्रोग्राम को लेता है, मतलब मान लीजिए कि पहला प्रोग्राम कोई और लेता है, दूसरा कोई और लेता है, तीसरा कोई और लेता है एक ही इंस्टीट्यूशन में, तो भी फिर भी एक फ्लो उस प्रोग्राम का मेंटेन हो सकता है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सकती है। ताकि क्या होता है कि इसमें बहुत बार की ऑडियंस वही रहता है लेकिन वक्ता बदलता है। तो बहुत बार कैसा होता था पहले कि वक्ता अपने हिसाब से उसको जितना सहज का नॉलेज है वो वहां पे पूरा जाके वहां
पे अपने हिसाब से उसको प्रेजेंट करता था। लेकिन ये हमें सोचना बहुत जरूरी है कि हमें प्रेजेंट करना तो पता है, वी हैव द नॉलेज ऑफ सहज योगा, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि उसको आप सामने वाले के सामने कैसे रखना है, कितना रखना है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जितने भी कॉलेज में या फिर स्कूलों में हम लोग एज अ वक्ता करके जब बात करते हैं, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, चाहे जितने भी वक्ता हो वहां पे, उनके जो मटेरियल है या फिर जो इंफॉर्मेशन हम लोग उन्हें बता रहे, स्टूडेंट्स को बता रहे, उसमें एक प्रॉपर एक कह सकते हैं कि एक फ्लो मेंटेन होना चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट जिसे हम कहते हैं, वो मेंटेन होना काफी जरूरी था। और इसीलिए हम लोगों ने एनएसपीटी ने एक टीम फॉर्म की, जैसे मैंने बताया कि इसमें जितने भी सहयोगी उन्होंने काम किया था, तो मतलब एज ए टीम करके जब हम लोगों ने इस मॉडल को ड्राफ्ट किया, तब इस मॉडल को ड्राफ्ट करने के बाद कुछ मेडिकल सहयोगी, मेडिकल एक्सपर्ट्स थे, उनसे भी कुछ सजेशंस लिए गए थे और इनसे एडवाइस ली गई थी, और उसमें से भी हम लोगों ने कुछ उसका कंटेंट इस मटेरियल, इस बुक में डाला गया था, और उसे थोड़ा सा और हम लोगों ने फिर बाद में रिफाइन किया। फिर उसके बाद जब नेशनल स्कूल प्रोपोगेशन टीम में जब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जब प्रोग्राम लेने की शुरुआत की, और चाहे मतलब इवन हाई लेवल स्कूल्स है या हाई प्रोफाइल स्कूल्स है, हाई प्रोफाइल कॉलेजेस है, प्रोफेशनल कॉलेजेस है, वहां पे जब इस मटेरियल का हम लोगों ने यूज किया, तब फिर हमारे एक्सपीरियंस से ये मटेरियल और रिफाइन होते गए, क्योंकि उसमें और एडिशनल्स हो गए और चेंजेस होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमें प्रोग्राम में एक्सपीरियंस आते हैं स्टूडेंट्स के साथ या फिर एकेडमिशियंस के साथ, तो इस बुक को, इस मटेरियल को और फिर से हम लोगों ने अपडेट किया और ज्यादा रिफाइन किया। ठीक है, उसके बाद इस बेसिकली ये जो मटेरियल बनाया गया, इसका अभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की यदि बात करते हैं, तो अभी पूना का एक कॉलेज है, एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी करके, काफी रिनाउंड कॉलेज है सेंट्रल इंडिया का, तो वहां पे भी ये एज अ सहयोगों का ये जो सिलेबस जो एनएसपीटी ने बनाया हुआ है, ये वहां पे अभी भी बीटेक मतलब कॉलेज के बच्चों को, इंजीनियरिंग के बच्चों को सिखाया जाता है एज अ सिलेबस के तौर पे। मतलब ये श्री माता ग्रुपा में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि सहयोगा का ये जो सिलेबस या फिर जो कोर्स कंटेंट हमने बनाया हुआ है, ये आज खुद श्री माता ग्रुपा में मुझे मौका मिला हुआ है कि इसे सिखाने का, और स्टूडेंट्स उसमें से बहुत, अब तक के 2 बैचेस हो चुके हैं, और इसमें स्टूडेंट्स लगभग बहुत इंटरेस्टेड भी है, और कुछ इंटरेस्टेड जरूर है, और उसमें से कुछ सही में उत्सुक है कि वो आगे भी सहयोग आपको प्रैक्टिस करे। तो ये श्री माता जी की कृपा में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये उसके बाद एक रिफाइंड डॉक्यूमेंट के तौर पर ये आपके सामने आज रखा जा रहा है। इसका इम्पोर्टेंट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हम क्यों कह रहे हैं आपको कि इस डॉक्यूमेंट का, इस गाइड बुक का इम्पोर्टेंस आप लोग जाने, क्योंकि आप जब इस डॉक्यूमेंट को या फिर सेशंस को जब भी आप अटेंड करेंगे, तब आप जितना इफेक्टिव तरीके से इसको सीख पाएंगे, तभी आप उतने इफेक्टिव तरीके से जब आप खुद कॉलेजेस में इस प्रोग्राम को, इस प्रेजेंटेशन को जब आप देंगे, तो उतना ही प्रभावित तरीके से आप भी उसको दे पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप इस कोर्स कंटेंट को, इस बुक को, इस गाइड बुक को बहुत अच्छी तरीके से आप इसको पढ़िए, इसको समझिए, और ये जो मटेरियल जितना इफेक्टिवली आप लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, उतना ही प्रोग्राम भी उतना ही ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव जरूर होगा। तो आज मेंटर्स, आपके जितने भी मेंटर्स हैं, तो आज आपके मेंटर्स आपको समझाएंगे इस सत्र को एक एक करके। तो इसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि आपके जो मेंटर्स हम लोगों ने अलॉट किए हैं, उन मेंटर्स का भी काफी बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़े पैमाने पे प्रोग्राम ले चुके हैं। जैसे आज की जो पहली हमारी वक्ता है मृणाल जावखेड़कर, वो पूना से है, और उन्होंने भी पिछले साल में योगा डे में बहुत एकेडमिशियंस के लिए हिंदी में बहुत सुंदर कार्यक्रम लिया था। वो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, और आप देखेंगे उसमें लगभग 8,000 से ज्यादा व्यूज अब तक आ चुके हैं। तो बहुत सारे एकेडमिशियंस ने इसको पसंद किया प्रोग्राम में, और इसी मॉडल बेस के ऊपर ये प्रोग्राम को लिया गया था। इवन इसके फॉलोअप्स भी इसी मॉडल के बेस के ऊपर सारे लिए गए थे। सो मतलब प्रोग्राम की क्वालिटी को देखते हुए काफी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में एकेडमिशियंस ने इस प्रोग्राम को फॉलो करने की इच्छा व्यक्त की थी। और आज के इस वेबिनार का यही उद्देश्य है कि हमें आप में से ऐसे क्वालिटेटिव स्पीकर्स चाहिए कि जो फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, जो जाके कॉलेजेस में बहुत
एफिशिएंटली इस प्रोग्राम को हैंडल कर सकेंगे। सो बहुत देर ना लेते हुए आज के जो हमारे पहले वक्ता है मृणाल दीदी, जो पूना से है, मैं मृणाल दीदी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि दीदी आप आपका प्रेजेंटेशन प्लीज शुरू करिए। आप सभी को जय श्री माता जी। आज के जो पहला सेशन हमारा रहता है, हम सभी को पता है कि इंट्रोडक्शन हमारे पूरे प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो भी हमारे सामने साधक बैठे हुए हैं, जैसे अगर वो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, या किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हो, उन सभी को इस बात तक हमें पहुंचाना होता है कि वाई सहयोगा इज इम्पोर्टेंट, सहयोगा मेडिटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से वो उनके कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए उन्हें मदद कर सकता है। तो इस कंटेंट को अच्छे से पहुंचाना और एक सिस्टमेटिक तरीके से पहुंचाना बहुत जरूरी है। जैसे रश्मि दी ने बताया कि हमें हमारे कंटेंट को बहुत अच्छे से पहुंचाना जरूरी है, एक सिस्टमेटिक तरीके से पहुंचाना जरूरी है। तो आइए अब हम इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं हम उसके बारे में देखते हैं। तो मैं आपके साथ फाइल शेयर करती हूँ। ये विजिबल है? जी दीदी विजिबल है। ओके, थैंक यू। तो जब भी हम इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तो हम उनको वेलकम करेंगे कि आप सबने इस सेशन को ज्वाइन किया, उसके लिए धन्यवाद। अब आपकी लैंग्वेज में आपके तरीके से उनको ग्रीट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उनके आज के युग के बारे में, मतलब आज का जो आधुनिक युग है, हम उसके बारे में बात करते हैं। आधुनिक युग में आने वाले बदलाव की बात करते हैं और इस बदलाव के कारण उनके प्रोफेशनल और उनके पर्सनल लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उस चीज की हम बात करते हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ में उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे से फॉर एग्जांपल हमारे सामने फैकल्टीज हैं, हमारे सामने टीचर्स बैठे हुए हैं, तो उनको किस तरह से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हम थोड़ा सा इसका अगर हम स्टडी करें जो भी हमारे ऑडियंस है उसके बारे में, तो हम यहाँ पे उनको एग्जाम्पल्स दे के बता सकते हैं कि जैसे अगर टीचर्स हैं तो टीचर्स को इलेक्शन ड्यूटीज में भाग लेना पड़ता है, बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करना पड़ता है, उनको सर्वेस पर जाना पड़ता है, अगर कॉलेजेस में या स्कूल में इवेंट्स होते हैं तो उस पर भाग लेना पड़ता है। तो इन सभी चीजों के कारण, इन सभी प्रोफेशनल चीजों में वो स्वयं को बंधा हुआ सा महसूस करते हैं और उसके कारण फिर उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, उनको हेल्थ इश्यूज होने लगती हैं। फिर उनके हम हेल्थ की बात करते हैं कि जैसे अब इन सभी चीजों में बंधे होने के कारण अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हैं, वो इतने ज्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं, जिसके कारण वो अपने पर्सनल लाइफ को या फिर अपनी हेल्थ को, अपने हेल्दी डाइट को का ध्यान ही नहीं दे पाते। फिर अगर उनके इनर क्रिएटिविटी की बात हो या फिर उनके खुद की हॉबीज की बात हो, तो इस सब के लिए उनके पास समय ही नहीं बच पाता। तो यहाँ हमने क्या किया, आधुनिक युग की बात की, आधुनिक युग में आने वाले बदलाव की बात की, उसके बाद फिर हम उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की तरफ थोड़ा सा उनका उनको बताते हुए, और फिर हम एक सवाल यहाँ पे पूछने की कोशिश करते हैं, या ये सवाल हर किसी के मन में आता है कि क्या इस जो हम इनर पावर की बात कर रहे हैं या फिर आंतरिक चेतना के योग की बात कर रहे हैं, तो ये आज के इस भागम भाग वाले जीवन में पॉसिबल है और क्या एक कॉमन इंसान इसे प्राप्त कर सकता है। तो ये हमारे पहले पैराग्राफ में हमने बताने की कोशिश की कि किस तरह से व्यक्ति अपने आधुनिक युग में आने वाले बदलाव से उसके प्रोफेशनल और उसके पर्सनल लाइफ में कितने चेंजेस होते हैं और किस तरह से इच्छा होने के बाद भी वो अपने इनर कॉन्शियसनेस को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं एक मुश्किल होती रहती है। उसके बाद फिर यहाँ आगे आकर हमने उन्हें कुछ ऐतिहासिक उदाहरण देने की कोशिश की कि जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, ये सभी जो महान लोग थे, ये सभी हमारे समाज में एक समाज का सृजन करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आज भी हम इनके जब विचारों को पढ़ते हैं, इनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो हमें इंस्पिरेशन मिलता है। तो कोई ना कोई चीज इनके अंदर सिमिलर थी, कोई ना कोई चीज इन सभी के अंदर कॉमन। तो वो क्या कॉमन थी? इनके अंदर की आंतरिक चेतना का योग, जो कि इनके विचारों से हमें
जिनके विचारों से हम प्राप्त कर सकते हैं या फिर जो इनके विचारों से रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की कि किस तरह से जो हमारे ये जो महान लोग थे, इनके अंदर के आंतरिक चेतना का योग था और ये उन्होंने एक कॉमन इंसान की तरह ही प्राप्त किया था और इस तरह से उनके विचारों से उनके इनर कॉन्शियसनेस के संबंध के कारण या योग के कारण आज इस समाज के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और अगर हम भी इस आंतरिक योग को प्राप्त कर पाए तो हम भी हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये जो इनर, फिर यहाँ पे सवाल आता है कि सही में ये प्राप्त किया जा सकता है क्या, या फिर ये फिर एक सिर्फ काल्पनिक बात है? तो हाँ, ये प्राप्त किया जा सकता है सहयोगा के माध्यम से। तो यहाँ से हम उनके उनके प्रोफेशनल लाइफ से, उनके पर्सनल लाइफ से बात करते हुए, एग्जाम्पल सेट करते हुए फिर हम आए सहयोगा की तरफ कि हाँ, श्री माता जी ने इस चीज का शोध किया कि हम हमारे आंतरिक चेतना को प्राप्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। फिर आगे हम श्री माता जी के इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि श्री माता जी ने किस तरह से 1970 में सहयोगा की स्थापना की। श्री माता जी स्वयं मेडिकल साइंस की स्टूडेंट थी और उन्होंने क्या क्या कार्य किए, ये सब हम छोटे शब्दों में, कम शब्दों में यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। आगे श्री माता जी का शिक्षा पद्धति पर क्या सिद्धांत था, ये भी हमें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली हम टीचर्स की बात कर रहे हैं या फैकल्टीज की बात कर रहे हैं, कॉलेजेस में प्रोग्राम दे रहे हैं, तो यहाँ शिक्षा पद्धति का श्री माता जी का क्या सिद्धांत था उसके बारे में भी हम थोड़ी सी यहाँ चर्चा करते हैं कि श्री माता जी का शिक्षा पद्धति पर सिद्धांत था कि अगर हमें उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो वो तनाव मुक्त तरीके से ही प्राप्त की जा सकती है और दृढ़ इच्छा से ही प्राप्त की जा सकती है। और इसका उदाहरण श्री माता जी ने उनके द्वारा स्थापित स्कूलों के माध्यम से दिया। फिर हम यहाँ पे जो हमारे सहयोग के जो हमारे स्कूल्स हैं, सहज स्कूल है, उनके यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं कि जैसे हिमाचल प्रदेश में जो स्कूल है, फिर रोम में जो स्कूल है, फिर राजस्थान में जो स्कूल है, और इन स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे किस तरह से आज समाज के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं या फिर आज एक अच्छी स्तर पे, एक अच्छी स्थिति में है। तो यहाँ पर इन बच्चों को कंप्लीट डेवलपमेंट की तरह के ऊपर कार्य किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, विद द हेल्प ऑफ उनकी पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर हम सहज स्कूल के श्री माता जी का शिक्षा पद्धति के ऊपर जो सिद्धांत है उसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से हम आते हैं कि आइए अब हम देखते हैं सहयोग क्या है। तो हमने प्रोफेशनल लाइफ देखा, पर्सनल लाइफ देखा, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स सेट किए, एग्जाम्पल्स उनके सामने रखे जो हमारे पहले के एग्जाम्पल से ऐतिहासिक उदाहरण रखे, फिर श्री माता जी के द्वारा दिए गए उदाहरण हमने यहाँ पर रखे शिक्षा पद्धति के तरीके से, और फिर अब हम आते हैं सहयोग की तरफ। तो सहयोग समझाते समय सबसे पहले हम उन्हें बता सकते हैं कि यह एक लिविंग प्रोसेस है और ये हमारे अंदर स्थित जो रचना है इसको हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ हमारा वर्ड आ जाता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम आया मतलब 3 नाड़ी 7 चक्र। तो धीरे से हम आते हैं 3 नाड़ी की तरफ। तो सबसे पहले लेफ्ट, फिर अब इन नाड़ियों को बताते समय हमारे सामने, अगर हम ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं तो हमारे सामने चार्ट होना चाहिए जहाँ पे हम तीनों नाड़ियों को समझा सकें। अगर हम ऑफलाइन सेशंस ले रहे हैं तो हमारे सामने चार्ट होना चाहिए। तो जब हम इन 3 नाड़ियों को बताते हैं, तो जैसे हमने लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात की, तो लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के गुण, उसके जो उसके खराब होने से जो दोष होते हैं, इन सब बारे में बात कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हम यहाँ पर उसकी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि हम इड़ा नाड़ी को लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये जरूर वहां पर बताने की कोशिश करनी है। फिर आते हैं हम राइट नाड़ी की तरफ और फिर इसी तरह हम सेंट्रल चैनल की बात करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। उसके बाद जब हमारी तीनों नाड़ियां हो गई तो उसके बाद हम प्लेक्सस की तरफ आएंगे, मतलब हमारे 7 चक्रों की तरफ। अब 7 चक्रों के अलग अलग नाम है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी उनकी अलग अलग है, तो ये हमें याद होना चाहिए। इसके लिए इसे रीड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक प्लेक्सस का, अगर हम हर एक चक्र का एक मेडिकल भाषा में नाम है, तो वो नाम याद रखना है हमें, साथ ही साथ उनके गुणों को और वो किस ऑर्गन को संभालते हैं, उन सभी चीजों को हमें देखना है। ये सारे 7 चक्र धीरे धीरे हम उनको समझाएंगे और फिर समझाने के बाद
हम यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं, जो कि हमारे सैक्रम बोन में स्थित है। और जब हम ये डोमिनेंट स्टेट में रहती है, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, तो यह जागृत होती है और हमारे सभी चक्रों को जागृत करती है, और तालु भाग से हमें परम चैतन्य का अनुभव होता है। तो ये एक छोटे शब्द में मैंने आपको बताया, आप उसको आपके शब्दों में बनाकर उसे बता सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, क्योंकि हमने ये बोला कि सहयोग जो है वो कंप्लीट डेवलपमेंट की बात करता है। तो किस तरह से कंप्लीट डेवलपमेंट की बात करता है? तो हम जो ये नाड़ी और चक्रों की जो बात कर रहे हैं, ये नॉलेज जो है ये मेडिकल साइंस और ह्यूमन एनाटॉमी के सिद्धांतों पर आधारित, और इसीलिए ये एक कंप्लीट साइंस है। तो यहाँ हम कहीं ना कहीं एक प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि सहयोग कंप्लीट साइंस है, और इसीलिए ये आपके पूरे डेवलपमेंट को देखता है। आपके आध्यात्मिक, आपके शारीरिक, आपके मानसिक डेवलपमेंट पे ये पूरा सुधार करता है। फिर श्री माता जी ने हेल्थ सेंटर्स और रिसर्च जो हमारे वाशी में जो रिसर्च सेंटर्स है, उसके बारे में हम थोड़ा सा एक आध लाइन में बता सकते हैं, और सहयोग कितने देशों में फैला हुआ है, ये भी हम इसके बाद बात कर सकते हैं। उसके बाद तो हमने ये जो सेशन है, ये हमारा मे बी नॉर्मली हमको 45 मिनट्स का सेशन मिलता है, तो उसमें से हम 30 मिनट्स में हमें ये सारी चीजें कवर करनी है, और सीक्वेंस में कवर करनी है, एक सिस्टमेटिक तरीके से कवर करनी है, ताकि हम अच्छे से प्रभावशाली तरीके से उन तक अपनी बात को पहुंचा सकें। उसके बाद आते हैं लास्ट के जो 15 मिनट या 10 या 15 मिनट हम अपने रियलाइजेशन सेशन के ऊपर। अब रियलाइजेशन सेशन लेते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि जैसे कि अगर हम ऑनलाइन हैं तो हमारे पास पीपीटीज रहेंगी, जहां पर हम जो पिक्चर्स हैं या इमेजेस हैं, उस इमेजेस से हम बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे आपको आपके हाथ रखने हैं, या इस तरह से आपको प्रेयर करनी है। खुली आंखों से हम उन्हें बताएंगे, और बाद में फिर उनको हम आंखें बंद करके प्रेयर्स लेके और मेडिटेशन के प्रोसेस पे आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम ऑफलाइन सेशंस ले रहे हैं, फिजिकल सेशंस ले रहे हैं, तो हमें उन्हें अच्छे से हाथ रख के बताने की जरूरत है कि किस तरह से हमें एक एक स्टेप उन्हें अच्छे से समझाने की जरूरत है। क्या क्या हमें अफर्मेशंस लेने हैं वो हम टाइम पे ले सकते हैं, लेकिन अच्छे से हाथ रख के उनको समझाने की जरूरत है, हम कहाँ कहाँ पर किस तरह से हाथ रख के और प्रेयर करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले हमें इस चीज को खुद को समझना जरूरी है कि हमारा मेडिटेशन मेडिटेशन के जो स्टेप्स हैं वो किस तरह से होने वाले हैं। तो इन सभी स्टेप्स को अच्छे से बता के और रियलाइजेशन करके, और फिर बाद में उन्हें हम उनके एक्सपीरियंसेस पूछ सकते हैं, उन्हें कैसा लगा, उन्हें परम चैतन्य के बारे में, जो उनके हाथों पे फ्लो हो रहा है चैतन्य, उसके बारे में थोड़ा सा उनको एक सिंपल शब्दों में उनको समझा सकते हैं। और फिर अगर उनकी कुछ क्वेरीज हैं, उनके कुछ डाउट्स हैं, तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो ये पूरे इंट्रोडक्टरी सेशन में हमें बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज समझना है कि स्टेप टू स्टेप चलना है। मतलब उनके आज के आधुनिक युग से, उनके प्रोफेशनल लाइफ से, फिर उनके पर्सनल लाइफ में जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उससे, और फिर किस तरह से वो अपने इनर कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से योग घटित कर सकते हैं सहयोग के माध्यम से। तो ये पूरे इंट्रोडक्शन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। दीदी अगर कुछ छूट गया है तो आप प्लीज उसे कवर कर दीजिए। जय श्री माता दी। थैंक यू। जय श्री माता दी। मृणाल दीदी ने काफी सारी चीजें इसमें कवर की कि इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम कैसे होना चाहिए। और इसके बाद जैसे दीदी ने कहा कि जब भी हम लोग कोर्स कंटेंट एक्सप्लेन करते हैं ना, तो कोर्स कंटेंट या फिर हम लोग कॉलेजेस में देते हैं, तो उसमें हमारा एक टाइम ड्यूरेशन मेंशन किया होता है कि हमारा ये पहला प्रोग्राम जो इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है वो लगभग कितने मिनट का होगा। तो लगभग उसमें 45 to 50 मिनट्स हम लोग डालते हैं। तो बस जैसे दीदी ने बताया हुआ है कि ये जो सारा कंटेंट है ये हमको उसी ड्यूरेशन में पूरी तरीके से कवर करना है। तो इसलिए हम लोग आपको बार बार इंसिस्ट करें कि गाइड बुक का जो भी मटेरियल है वो आपको एक बार पढ़ना है। और इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करिएगा कि सहयोगा को हम लोगों ने डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं करवाया कि वी आर फ्रॉम सहयोगा मेडिटेशन, लेकिन जैसे दीदी ने जो जिस तरीके से समझाया है कि उन्होंने पहले स्टूडेंट्स के लिए हम लोग यदि फोकस करें तो स्टूडेंट्स का
आज के सिनेरियो में क्या प्रॉब्लम्स है। यदि हम लोग टीचर्स के लिए हम लोग बता रहे हैं, एकेडमिशियंस के लिए सहजों को बता रहे हैं, तो दीदी ने जिस समझाया है कि एकेडमिशियंस के आज के करंट सिनेरियो में क्या प्रॉब्लम्स है, और फिर उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए फिर देन दे कनेक्टेड टू द सहयोग कि सहयोगा क्या है। तो ये सारी चीजें हमें पूरी तरीके से 45 to 50 मिनट्स में पूरी तरीके से इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम हमारा कवर होना चाहिए। उसी प्रकार जो हमारे फॉलोअप कोर्सेस है, जैसे कोर्स कंटेंट में आपने देखा होगा कि जैसे हर एक सेशन पे मतलब चक्र वाइज फॉलोअप कोर्सेस है। जैसे पहला था हमारा पेल्विक फ्लेक्सस था, दूसरा है स्वादिष्टान चक्र है। तो अभी तो पॉसिबल नहीं है कि हम आपको सारे चक्रों को समझा सकेंगे, लेकिन आज आपके लिए हमारे साथ पूजा दीदी है, पूजा निगम दीदी है पुणे से, वो आपको समझाएंगे कि यदि आप किसी इंस्टीट्यूशन में जब फॉलोअप लेने जाते हैं, तो उस फॉलोअप को मान लीजिए कि आज दूसरा दिन है उस कॉलेज में, दूसरा या तीसरा दिन है कॉलेज में, और आज आपको स्वादिष्टान चक्र उन्हें समझाना है, तो आपको किस तरीके से उस चक्र का कंटेंट या फिर एनर्जी सेंटर का कंटेंट बच्चों के सामने आपको किस तरीके से रखना है, पहले क्या रखना है, बिल्कुल वैसा ही कंटेंट सारे एनर्जी सेंटर्स के लिए सेम है। यदि आप स्वादिष्टान चक्र का आप दीदी से आज सुनेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से बाकी कंटेंट भी सेम है। तो मैं पूजा दीदी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि दीदी आप आपका जो स्वादिष्टान चक्र आयोटिक प्लेक्सस का जो सेशन है वो आप समझाइए कि वो हमें स्कूल में या फिर कॉलेजेस में बच्चों के सामने कैसे रख। श्री माता जी सबको थैंक यू रश्मि दीदी। आज हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन सेशन अभी हमने समझा किस तरह से रहता है, और स्वादिष्टान चक्र एज एन एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं। देखिए इंट्रोडक्शन के बाद हमारे को नाड़ियां समझाएंगे, हम उनको मूलाधार चक्र के बारे में बताएंगे, और ये हमारी दूसरी या तीसरी मुलाकात होगी अपने इंस्टीट्यूट में। तो स्वादिष्टान चक्र का जो एग्जाम्पल है उसको आज हम जो स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे सारे चक्र इसी तरह से डिजाइन करे गए, हमने ऐसे ही कंटेंट को कंपाइल किया है। तो जो बात हो रही थी कि यूनिफॉर्मिटी रहेगी हमारे कंटेंट में, वो इसलिए रहेगी कि सभी चक्रों को हम इसी तरह अपने लिसनर्स के साथ, अपने साधकों के साथ शेयर करेंगे। तो सेशन की शुरुआत जब करते हैं तो 2 से 2.5 मिनट हमारा पहले ग्रीट करना, सबको वेलकम करना, और जो भी हमारा पिछला चक्र या सेशन होगा उसको हम 2 से 2.5 मिनट में ब्रीफ कर देते हैं उनको। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा स्वादिष्टान चक्र है, तो हम थोड़ा सा मूलाधार चक्र के बारे में उनको बता देंगे, नाड़ियों का जो भी था रिवीजन वो पूरा करेंगे, और इसके लिए हम सिर्फ 2 से 2.5 मिनट का टाइम रखेंगे। 2 फायदे रहते हैं। एक तो जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया होता है किसी कारण से, उनको एक कनेक्शन मिलता है, कनेक्टिविटी बन जाती है उनके दिमाग में, और जिन्होंने अटेंड किया है उनके लिए एक रिवीजन हो गया कि हाँ हमने ये चीजें उस चक्र के बारे में समझी थी। इसके बाद हमारा प्रेजेंट, यानी आज जो हम चक्र ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आज अपन स्वादिष्टान ले रहे हैं, तो स्वादिष्टान चक्र का सबसे पहले उसकी पोजीशन की कहाँ ये विद्यमान है हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, नाभि के 1.5 अंगुल नीचे इसकी पोजीशन होती है। अगर पीपीटी है हमारे पास और हम उसमें पोजीशन भी बता रहे हैं तो बिल्कुल आराम से हम बता सकते हैं उसकी पोजीशन। इसका मेडिकल साइंस में नाम एओर्टिक प्लेक्सस है, जरूर जिक्र करेंगे। हमारे सामने सारे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, तो वी विल बी वेरी पर्टिकुलर। थैंक यू रश्मि दी फॉर शेयरिंग द स्क्रीन। और साथ ही साथ हम उन चक्रों के हाथों में क्या पोजीशन है और पैरों पे, क्योंकि आगे चल के हमारे को उनको जब वाइब्रेशंस आते हैं तो इन सारी चीजों का कनेक्शन हम उनको समझाते चलते हैं। तो इसलिए जरूर से ये पोजीशन का भी इसका भी जिक्र, पोजीशन जरूर बताएंगे हम अपने फिजिकल बॉडी में इस चक्र की। साथ ही साथ उनको अवेयर करेंगे कि जो भी चक्र हैं वो हमारे ऑर्गन्स के संचालन में पूरी मदद करते हैं। तो यहाँ पर पूरा क्लियरली लिखा है किडनीज, स्प्लीन, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर। तो इस चीज को हम मेडिकली ये हमारी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में इनका क्या रोल है उनको बहुत अच्छे से बताएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में जब लिवर की बात आ गई है, तो लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि शरीर के जो फैट सेल्स हैं उनको ग्रे मैटर्स में परिवर्तित करना, ताकि हमारे मस्तिष्क में जो वैचारिक क्षमता है उसको बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो देखिए हम धीरे धीरे अपने मुद्दे पर जा रहे हैं, उनको नॉलेज भी देते जा रहे हैं, उनको बताते भी जा रहे हैं, उनके फिजिकल बॉडी के में जो उस चक्र का रोल है उससे हम उनको अवगत करा रहे हैं। और
हमारे जो आगे के कंटेंट्स है उसके साथ भी कनेक्टिविटी बनती जा रही है। लिवर की बात आएगी तो हम उनको ये भी शेयर करेंगे कि आज की जो लाइफ स्टाइल है हम उसमें ईटिंग हैबिट्स को लेके लापरवाह होते जा रहे हैं। इतना फास्ट लाइफ स्टाइल है, कई बार हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण भी हमारे लिवर पर बुरा असर पड़ता है। और लिवर डाइट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमने एक सेशन इसके लिए अलग रखा है, पूरा टाइम देंगे। तो लिवर डाइट पर हमारा एक बहुत डिटेल्ड सेशन रेडी रहता है, उसको हम शेयर करेंगे आगे के सेशंस में, इसका उल्लेख हम जरूर करेंगे। और ये बात कि जब हमारा खान पान ठीक नहीं होता है, हमारे स्वादिष्ठान चक्र पर उसका नेगेटिव असर पड़ता है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग भी एक ऐसी बैड हैबिट है जो हमारे लिवर को स्पॉइल करती है, और इसके कारण हमारी लाइफ में डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कैंसर, डायबिटीज, ये सब हमारे को फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमने एओर्टिक प्लेक्सस जो ऑर्गन्स को कवर कर रहा है, और उन ऑर्गन्स की क्या खासियत है, हमारे शरीर में उनका क्या रोल है, इन सब पॉइंट्स को कवर कर लिया है। एक छोटा सा पॉइंट और हम ऐड कर सकते हैं कि महिलाओं में गायनिक प्रॉब्लम्स भी इस चक्र की कमजोरी के कारण आती है, क्योंकि हमारे साथ सब तरह के लोग जुड़ते हैं, तो वी कैन शेयर दिस वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद देम। इसके बाद हमने उनको मेडिकल एक्सपर्ट्स के बताने के बाद हम उनको प्रोफेशनल एक्सपर्ट की तरफ ले जाएंगे। प्रोफेशनल एक्सपर्ट यानी फिर से हम कनेक्ट करेंगे उनकी डेली लाइफ से इस चक्र के इम्पोर्टेंस को। तो जब हम प्रोफेशनल एक्सपर्ट पे आते हैं तो देखिए एक छोटा सा टिक करके रखा है वहां पे मैंने, तो यहाँ पर हम उनको फिर से जोड़ते हैं कि प्रतिस्पर्धा का युग है, हम जाने अनजाने रेट रेस का भाग बन जाते हैं। बहुत जरूरी है अपने प्रोफेशन में स्किल करना, अपनी स्टडीज में अपने को बेहतर बनाना। और कभी डिप्रेशन भी आता है, कभी ओवरवर्क भी आता है, रिसर्च हो रही है, इतने सारे एक्टिविटीज हमारे आजू बाजू चल रही हैं जिसका हमारी हेल्थ पर काफी चैलेंजेस आते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं। और अभी पैंडेमिक ने तो प्रूव कर ही दिया है कि वी हैव टू बी वेरी साउंड एंड कीप आवरसेल्फ हेल्दी इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, मेंटल, फिजिकल, हर तरह से हमें अपने को और सुदृढ़ करना है। तो जब ये चक्र हमारे शरीर में अच्छे से कार्य कर रहा है तो ये हमें 3 क्वालिटीज दे रहा है। तो देखिए ये जो हमारा है कि चक्र की क्वालिटी इंट्रोड्यूस करना था, अब हमने उनको क्वालिटी बताएंगे कि अगर हमारा चक्र स्टेबल है तो ये हमारे अंदर 3 क्वालिटीज में हेल्प कर रहा है, और वो है हमारी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। दूसरा, हमारे चित्त को शांत करता है, अगर स्टेबल स्थिति में है तो हम बिल्कुल शांत रह पाते हैं। और दूसरा, हमारे को स्टेबल कंसंट्रेशन देता है। पर हमें खुद नहीं पता चलता, इतने सारे वर्कलोड, इतने सारे प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल करते हुए हम कब ओवर थिंकिंग की तरफ चले गए हैं, कब हमारे फ्यूचर प्लानिंग्स में हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसके कारण इम्बैलेंसेस आ जाते हैं। और तब हमारे लाइफ में जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है इन्हीं ऑर्गन से जुड़ी हुई, पैनक्रियाज, यूट्रस और इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई कई प्रॉब्लम्स आती हैं। इनफैक्ट इंसोम्निया भी उनमें से एक है। तब ये सब हमारे लाइफ में, हमारे फिजिकल स्थिति में भी असर डालने लगती है। तो प्रोफेशनली जब हमें इतने कार्य करने हैं तो बहुत जरूरी है कि हम अपने सेंटर को, अपने इस एनर्जी सेंटर को रोज ऊर्जा भी दें, और साथ ही साथ उसकी जो शक्ति है उसको प्लावित करते रहें, उसको बढ़ाते रहें। तो जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे से देखिए हम ध्यान की तरफ चले गए। हमने उनको प्रोफेशनल लाइफ में जो फायदा हो रहा है इस चक्र के कारण की क्रिएटिविटी बढ़ रही है, हमारी एकाग्रता बढ़ रही है, और हम शांत रह पा रहे हैं, ये चीजों को बताने के बाद हम उनको मेडिटेशन के इम्पोर्टेंस की तरफ ले जा रहे हैं। कि जब हम नियमित ध्यान करते हैं, हमने ये तो समझ लिया है कि इस ध्यान की जो क्रिया है, सहज योग ध्यान की जो क्रिया है वो एक जीवंत क्रिया है। तो रोज हम इस ध्यान में अपने को जब स्थित करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, उस पर अपना चित्त लगाते हैं, तो ये एनर्जी हमारे को, जो कुंडलिनी माँ की जो एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, हमारे इस चक्र को एनर्जाइज कर रही है, क्लीन कर रही है, जिसके कारण हमारे अंदर जो आंतरिक शांति स्थापित होती है
उससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। अब देखिए हमारे सामने स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तो हम उनके क्रिएटिव एस्पेक्ट्स को और ज्यादा डिटेल में बताएंगे कि जिस तरह से हम क्रिएटिव जब हो जा रहे हैं, जैसे जैसे हम क्रिएटिव होते हैं, बहुत आसानी से अपने विषय को बच्चों तक पहुंचा पाते हैं। तो जो कंटेंट है हमारा, वो अगर हम इंटरेस्ट लेकर, एंजॉय कर कर अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चे भी वो चीज बहुत आराम से ग्रास्प कर पा रहे हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल गिव एंड टेक रिलेशनशिप जो स्ट्रेस फ्री है, क्योंकि हमारा अंतर्मन शांत है, हमारे पास चैलेंजेस भी हैं, पर हम उसको बहुत आराम से स्ट्रेस को झेल पा रहे हैं, क्योंकि रोज उस चक्र को एनर्जी मिल रही है और रोज उसको हम क्लीन भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जब हमारा कंसंट्रेशन, स्पेशली विद स्टूडेंट्स, वी कैन डिस्कस दिस पॉइंट्स, हमारे सामने स्टूडेंट्स है तो उनके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं कि जब हमारा कंसंट्रेशन अच्छा है रेगुलर मेडिटेशन के कारण, जो डेफिनेटली होता है, तब स्टेबल माइंड के कारण हमारे लिए हर चीज समझना आसान होता है, एक्सप्रेस करना आसान होता है, और कार्य कुशलता हमारी बढ़ जाती है। जिसे कहते हैं कि कम में हम ज्यादा, मोर एफिशिएंट होकर उस कार्य को करने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं अपनी लर्निंग प्रोसेस को, और ये हमें और इनोवेटिव बनाती है। इसका रिजल्ट हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी पर पड़ता है, जो हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू स्वादिष्टान चक्र, एंड वन बाय वन वी आर शेयरिंग दीज क्वालिटीज विद आवर लिसनर्स। तो आप समझ गए होंगे कि बेनिफिट्स भी हमने बता दिए उसके। इसके बाद हम उनको एक लाइन जरूर शेयर करते हैं कि ये इस चक्र में हमारे जो आंतरिक स्थिति है, जैसे जैसे ये सटल सिस्टम में ये चक्र मजबूत होता है, हमारी आंतरिक स्थिति, शरीर की समझने की शक्ति भी हमारी बढ़ती जाती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्वादिष्टान चक्र। और अगर हमारी ऑडियंस उस तरफ रखती है रुझान, तो हम बिल्कुल बता सकते हैं कि राग यमन म्यूजिक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है हमारे इन चक्रों की क्लियरिंग के लिए, उसको एनर्जाइज करने के लिए, तो राग यमन और वीणा, वीणा वो वाद्य है जिसके कारण हम अपने इस चक्र को और एनर्जाइज कर सकते हैं। इतना करते हुए, इतना इस तरह से इन्हीं स्टेप्स में हम अपने चक्र को बताते हुए, यानी फर्स्ट मेडिकल एक्सपेक्ट, सेकेंड प्रोफेशनल एक्सपेक्ट, और फिर बेनिफिट्स ऑफ चक्रा को समझाते हुए हम उनको ध्यान की तरफ फिर से ले जाएंगे। और इस स्वादिष्टान चक्र के साथ हम बंधन उनको जरूर बता सकते हैं। तो बंधन बताने के लिए बिल्कुल सिंपल शब्दों में उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि बंधन एक अभिन्न अंग है सहजयोग मेडिटेशन का, और ये एक सूक्ष्म ऊर्जा कवच हम बनाते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे हाथ में हम वाइब्रेशंस का जो फ्लो महसूस करते हैं, उसको हम संरक्षित रखने के लिए, उस फ्लो को, उस एनर्जी को संरक्षित रखने के लिए हम ये सूक्ष्म ऊर्जा कवच की प्रैक्टिस करते हैं। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये अनुभूति का प्रोसेस है। इसलिए जब हम इस क्रिया को करते हैं तो हमेशा हम अपने वाइब्रेशंस पर ध्यान रखते हुए, उस फ्लो ऑफ एनर्जी पर ध्यान रखते हुए इस क्रिया को करते हैं। और इसको हम बहुत इत्मीनान से, हमारे पास पीपीटी है तो उसकी मदद से, अदरवाइज हम ऑनलाइन भी अगर कभी पीपीटी नहीं दिखा पा रहे हैं तो हम फिजिकली उनको आराम से किस तरह से लेना है, हमारी हाथों की पोजीशन किस तरह से रखनी है, और फिर हम किस तरह से उसको नॉट देना है, ये पूरा प्रोसेस खुली आंखों से उनको बताते हैं। और फिर उनको ये भी क्लियर करते हैं कि क्योंकि यहाँ पर हम अपनी आंतरिक शक्ति को संरक्षित कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम ध्यान से पूर्व और ध्यान के बाद नियमित रूप से करते हैं, ताकि जो हमने अब ध्यान किया है उससे ऊर्जा जो हमारी जागृत हुई है, वो हम उसके प्रोटेक्शन में हमेशा बने रहे। तो ये पूरा प्रोसेस आराम से हम बताएंगे उनको, और ध्यान में इसके शुरुआत में और अंत में भी इसका उल्लेख करेंगे कि हम जरूर से इसको प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम मेडिटेशन के प्रोसेसेस उनके साथ शेयर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन स्लाइड में हमने देखा था कि मेडिटेशन के प्रोसेस हमें
मालूम थे। इधर भी जो स्वादिष्ठान के लिए भी हमारा मेडिटेशन के रहेंगे, उसमें अफर्मेशंस क्लियरली मेंशन है, क्यों उस चक्र पे, स्वादिष्ठान चक्र पे अफर्मेशंस के साथ हम उस दिन का मेडिटेशन करेंगे। तो ये हमारा पूरा 30 मिनट्स का कंटेंट रेडी है। अगर 30 मिनट्स हम मान लें इस सेशन के लिए, जो चक्रों के लिए हमें टाइम दिया जा रहा है, तो शुरू के 2 से 2.5 मिनट हो गया हमारा ग्रीट करना, उनसे पूछना, उम्मीद है आपने ध्यान किया होगा, और थोड़ा सा रिकैप। उसके बाद हम आ गए अपने प्रेजेंट चक्र पे, जहां पर हमने एक एक करके किया, मेडिकल एक्सपेक्ट किया, फिर प्रोफेशनल, देन बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। तो इसमें हमारे अनदर 10 to 12 मिनट्स हमने एक्सप्लेन किया। देन आफ्टर दैट उसके बाद हम ध्यान करेंगे। ध्यान अच्छी तरह उनको पहले खुली आंखों से बता देंगे, या हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस जो है, पीपीटीज हैं, उसके थ्रू उनको गाइड कर देंगे। आंख बंद करके हम अच्छे से ध्यान करवाएंगे। 10 से 15 मिनट ये हमारा गया टाइम, और उसके बाद हम बहुत इत्मीनान से वाइंड अप करेंगे, जिसमें उनसे पूछेंगे कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। थोड़ा सा समय उनको ये पूछते हुए अगले सेशन के लिए थोड़ा सा उनको इंट्रोडक्शन देते हुए अपना सेशन को हम क्लोज कर सकते हैं। तो ये जितना भी है हर चक्र के लिए इस तरह से सिस्टमैटिकली हमारे पास है। जो यहाँ पर अंडरलाइन करके रखे थे, ये जो कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को हम ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट को रेडी कर सकते हैं। अभी जो बुक शेयर हो रही है यहाँ पर, वो इंग्लिश में है, तो हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये इस तरह का कंटेंट मराठी और हिंदी में भी है, वो भी शेयर करेंगे सारे मेंटर्स अपने ग्रुप में, सब फ्रेंड, सारे वॉलंटियर्स को, सब पार्टिसिपेंट्स को वो कंटेंट मिलेगा। और ये ट्रांसलेशन नहीं है इस बुक का, इसका हम ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं हमें उन पे ध्यान देना है कि हर चक्र पे हमें क्या क्वालिटीज बतानी है, किस तरह से उनको रिलेट करना है। तो इन कीवर्ड्स को हम इंग्लिश में समझें, हिंदी में समझें, मराठी में समझ लें, और उसके बाद हम अपने कंटेंट को अपनी ऑडियंस के हिसाब से रेडी कर सकते हैं। So this is how we will be doing our session. Thank you पूजा दीदी for the wonderful explanation. जैसे कि दीदी ने अभी बताया कि जस्ट फॉर एग्जांपल शी एक्सप्लेन्ड अस कि स्वादिष्ठान चक्र यदि हमें कॉलेजेस में लेना है तो कैसे हमें एक्सप्लेन करना है। और इसमें थोड़ा सा मैं एडिशन करूंगी कि बिल्कुल दीदी ने जैसे समझाया हुआ है उसी तरीके से जो बाकी के सेशंस रहेंगे हमारे, जैसे मान लीजिए मूलाधार चक्र है, नाभि है, हार्ट है, विशुद्धि है, आज्ञा या सहस्त्रा है, उसका बाइफर्गेशन भी बिल्कुल सेम उसी प्रकार से किया गया है। जैसे हर एक एनर्जी सेंटर, हर एक चक्र को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले उसका मेडिकल एस्पेक्ट है, दूसरा उसका प्रोफेशनल एस्पेक्ट है, और तीसरा है बेनिफिट्स ऑफ दैट चक्रास विद दैट मेडिटेशन। ठीक है, तो हमें जैसे दीदी ने बताया कि हमें जैसे फॉलोअप कोर्स मान लीजिए हमें 30 से 35 या 40 मिनट तक का यदि मिलता है तो उसको हमें कैसे डिवाइड करना है। तो मेडिकल एस्पेक्ट हमें 5 से 7 मिनट के लिए बताना है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट में हम लोग 5 से 7 मिनट में बात करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन मतलब उस चक्रा के मेडिटेशन से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं वो हमें 5 मिनट में बात करेंगे। और बचे हुए 15 मिनट है वो हमें उन सीकर्स का हमें मेडिटेशन लेना है। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल गार्ड मान लीजिए, क्योंकि हम लोग जिस इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं वहां पर टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। टाइम से बाहर हमें नहीं दौड़ना है, बिल्कुल टाइम में रह के ही हमें सारी चीजें, हमारा सारा ये चीजें कवर करनी है। दूसरा और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे दीदी ने अभी समझाया कि मेडिकल एस्पेक्ट में जनरली आप कोई भी चक्र उसमें से पढ़ लीजिए, उस बुक में से, मूलाधार हो, स्वादिष्ठान, नाभि या फिर सहस्त्रार तक, तो मेडिकल एस्पेक्ट में वही रहेगा कि उस स्पेसिफिक चक्र, उस स्पेसिफिक एनर्जी सेंटर से रिलेटेड कौन से ऑर्गन्स है और उस ऑर्गन्स का हमारे बॉडी में क्या रोल है, और वो चक्र उस ऑर्गन्स को कैसे रेगुलेट करता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट में हम लोग बताते हैं चक्रों की क्वालिटीज। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए नाभि चक्र के 10 गुण हैं, तो क्या हम स्टूडेंट्स को नाभि चक्र 10 गुण बताएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, और बच्चों को उसी का इंटरेस्ट होता है, स्टूडेंट्स को, कि जो
उनके बेनिफिशियरी के, जो उनके हित के लिए, उसी में उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। तो आप जैसे देखिएगा कि इस प्रोफेशनल एस्पेक्ट में हम लोगों ने उसी क्वालिटीज के ऊपर जोर दिया हुआ है जो बेसिकली स्टूडेंट्स के लाइफ में, डेली लाइफ में जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जैसे कि स्वादिष्टान चक्र में दीदी ने बताया कि क्रिएटिव थिंकिंग है, या फिर क्रिएटिविटी, या फिर इनोवेशन, जो आजकल कहते हैं इनोवेशन का जमाना है, तो ये इस चीज पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, राइट। तो इसी प्रकार से सेम नाभि है, हार्ट है, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्र, तो उनके भी हमें वही प्रोफेशनल क्वालिटीज या फिर प्रोफेशनल एस्पेक्ट में उसी क्वालिटीज के ऊपर बात करनी है जो स्टूडेंट्स के डेली रूटीन में उनके काम आती है। और ये सारी चीजें गाइड बुक में दी हुई है, आपको एक्स्ट्रा से उस पर कुछ वर्क नहीं करना है। और तीसरा जो था कि बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, उसमें आपको उस चक्र के ऊपर मेडिटेट करने के बाद क्या बेनिफिट्स होते हैं, जनरल बेनिफिट्स होते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है। और फिर बाद में आपको मेडिटेशन लेना है। मेडिटेशन भी किस प्रकार लेना है, ये सारी चीजें गाइड बुक में या फिर जो पीपीटीज आपको प्रोवाइड की जाएगी उसमें सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर। जैसे आपने कोर्स कंटेंट में यदि ठीक से पढ़ा होगा तो उसमें एक सेशन है जिसमें लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक ईटिंग हैबिट्स फॉर अवर हेल्दी रूटीन, मतलब लीवर डाइट। हमको पता है श्री माता जी ने लीवर डाइट के ऊपर बहुत सारी चीजें बताई है। तो हम लोग ये जो स्पेसिफिक लीवर डाइट इज रिलेटेड टू स्वादिष्टान चक्र हमें पता है, लेकिन लीवर डाइट के ऊपर एक अलग से सेशन हम लोगों ने इस गाइड बुक में दिया हुआ है। तो मैं रामकृष्ण भैया हमारे साथ है, हमारे एनएसपीटी टीम के मेंबर है। मैं रामकृष्ण भैया को जस्ट निवेदन करती हूँ कि प्लीज भैया आप लीवर डाइट के ऊपर बताएं। जय श्री माता जी। Am I audible, Didi? Yes, yes, भैया, you audible. Should I welcome share the screen? Didi? Should I share the screen, भैया? हाँ, yes, yes. आप स्क्रीन शेयर करके रखिए। I welcome all the NSPT volunteers, participants, and mentors to this session. First of all, I want to congratulate all the participants who has taken the first step in spreading Sahaj Yoga. इधर थोड़ा मेरा पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरा कैसा है वो बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि सबको मोटिवेट करने के लिए मैं ये रखा है। पहले जब भी ये सेशन शुरू हुआ 1 साल पहले, तब मैं एक्चुअली हेजिटेट करता था और मेरा अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहती। जब भी ये सेशन शुरू हुआ और कैसे ये प्रोग्राम चलता रहा, उसके थ्रू ये प्रोसेस में कैसा है वो सब मैं सीख के अभी हेजिटेशन भी बंद हो गया और कॉन्फिडेंस भी आया था। तो ठीक है, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हमारा सेशन शुरू होने से पहले आप सब लोग पिछले सेशन का क्या हुआ वो थोड़ा रिकैप ले सकते हैं। वो रिकैप में स्वादिष्टान चक्र में क्या क्या बताया गया है, बंधन कैसा बताया गया है, वो सब थोड़ा रिकैप लेने के बाद हमारा सेशन में हम लोग आते हैं लीवर डाइट पे। एक्चुअली लीवर डाइट बहुत महत्वपूर्ण है। वी लिव बाय लीवर। अगर लीवर ठीक रहे तो हमारे 80% डिसीजेस क्योर हो जाता है। तो इसलिए लीवर डाइट का सेशन रखा है और ये लीवर डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लीवर डाइट बताने से पहले हम हमारे बॉडी में लीवर कहाँ है वो दिखा सकते हैं। देखिए, ये दिखा के हम जरूर बोल सकते हैं हमारा लीवर स्टमक के राइट साइड में, रिब्स के नीचे पूरे लाल कलर में होता है। ये बता सकते हैं लीवर कहाँ है। लीवर कहाँ है बताने के बाद, जैसे अभी सेशंस में बताया गया, मतलब इस लीवर का मेडिकल एस्पेक्ट्स क्या है वो सब हम बता सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे लीवर हमारे जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होता है उसको निकालते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली लीवर ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है, ये भी हम बताते हैं। ये 2-3 पॉइंट्स ऐसा, ये एनर्जी को भी कंट्रोल करता है। मेन चीज़ है लीवर बॉडी और हमारा मस्तिष्क को एक्टिव रखता है। और जो भी हमारा डाइजेशन, फूड का डाइजेशन करके शक्ति प्रदान होता है, उस शक्ति को भी कंट्रोल करता है।
ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे ही स्वादिष्टान चक्र में बताया गया है, जो भी फैट सेल्स है हमारे अंदर, उसको शक्ति के रूप में ट्रांसफर करके ब्रेन को सप्लाई करता है। और ये भी बता सकते हैं हमारे अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल आजकल जो भी मेन ये हो रहा है कोलेस्ट्रॉल का, तो कोलेस्ट्रॉल को ये प्रोड्यूस करता है और कंट्रोल करता है। ये सब मेडिकल एस्पेक्ट्स की वजह से हम सब बोल सकते हैं। इसके बाद हम सहयोग के दृष्टिकोण से भी बता सकते हैं। सहयोग के दृष्टिकोण से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा लीवर, चित्त का स्थान है। जो भी देखो घर पे भी किधर भी सब लोग पूछते रहते हैं आपका चित्त कहाँ है, तो हमारा अगर चित्त ठीक है तो हम कैसे ये ध्यान कर सकते हैं वो सब बता सकते हैं। तो ये जरूर बताना है लीवर हमारा चित्त का स्थान है और लीवर हमको बैलेंस में रखता है। और लीवर जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारा चित्त अंदर जाने के लिए भी सपोर्ट करते हैं। ये लीवर राइट स्वादिष्टान और राइट नाभि थ्रू फंक्शन करता है, उसको कंट्रोल करता है लीवर को। उसके बाद लीवर के जो प्रॉब्लम्स, लीवर के बाधा होने से क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो बता सकते हैं। अगर देखिए लीवर खराब हो गया तो हमारा मन चंचल रहता है, हम कुछ भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, ये बता सकते हैं। और भूख नहीं लगना, ये बहुत मेन सबके अंदर हम देखते हैं आजकल, भूख नहीं लगना। और ज़्यादा वर्कहॉलिक होता है, काम पे उनका ज़्यादा ध्यान रहता है, मतलब काम ही काम करते रहते हैं, ये सब बता सकते हैं। अभी लीवर के थ्रू डिसीजेस क्या है वो बता सकते हैं। इधर हम मेन चीज़ है श्री माता जी के स्पीच से ये भी बता सकते हैं, अगर लीवर हीट मूलाधार पे गया तो कॉन्स्टिपेशन आ सकता है। वही हीट स्वादिष्टान पे गया तो डायबिटीज और किडनीज का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर लीवर का हीट नाभि पे गया तो स्किन डिसीजेस आता है। अगर लीवर का हीट लेफ्ट हार्ट पे गया तो हार्ट डिसीज आता है। लीवर का हीट राइट स्वादिष्टान पे गया है तो अस्थमा आता है। ये बता के ये सारे डिसीजेस हम बता सकते हैं। और आजकल फैटी लीवर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है लीवर के साथ, ये भी हम बता सकते हैं लीवर के वो आया। इसके बाद हम लीवर के डाइट जाने से पहले इधर हम एक टीचर्स के दृष्टिकोण से एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं ना, सब टीचर्स, तो क्लास में 3 तरह के बच्चे रहते हैं। तो पहले बच्चा अटेंटिव रहता है और जो भी टीचर बता रहा है वो अच्छे से सुन के तो टीचर क्या बता रहा है वो ग्रास्प कर लेते हैं। तो दूसरे टाइप के बच्चे क्या करते हैं, क्लास में अटेंटिव नहीं रहते हैं, मतलब डिस्टर्ब रहते हैं और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो ये दूसरे टाइप के बच्चे हैं। अगर तीसरे टाइप के बच्चे रहते हैं, क्लास में शांत रहते हैं लेकिन उनका अटेंशन खोया खोया रहता है, वो डिस्टर्ब नहीं करते लेकिन जो टीचर पढ़ाते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो इन दूसरे और तीसरे बच्चे एग्जाम्स में अच्छे तरह से नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग डिस्टर्ब्ड है। तो हम लोग ये बता सकते हैं टीचर्स को, ऐसे स्टूडेंट्स को सहयोग के माध्यम से हम कैसा ठीक कर सकते हैं और उसको अच्छा मार्क्स आने में कैसे हेल्प कर सकते हैं और उसमें लीवर का इम्पोर्टेंस क्या है हम बता सकते हैं। तो अभी आजकल लीवर जो भी फूड्स के करने के कारण फूड्स के बारे में बहुत सारे चर्चा हो रहा है। तो पहले ही हमारा सहयोग में क्या खाना है क्या नहीं खाना है श्री माता जी ने हमको बताया, तो हम ये सब दिखा सकते हैं। तो बच्चों को मतलब पहले से पूरा मत खत्म बंद करने के लिए नहीं बोलना है, थोड़ा थोड़ा बंद करना है करके बोल सकते हैं। ये ज़्यादा नहीं लेना है, आइसक्रीम, पीनट, ऑयली फूड, क्रीमी मिल्क और ये कॉफ़ीज, चॉकलेट्स, जो भी नॉन वेज स्पेशली सी फूड, ये समर के टाइम पे ये सब नहीं लेना है, ये सब बता सकते हैं। और लिवर डाइट में इधर केन शुगर बोले तो कड़ी शक्कर है, तो कड़ी शक्कर लेना है हमको। शुगर केन जूस, वाइट राइस, ये कोकम जूस बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा अंदर हमारे शरीर के लिए, तो कोकम जूस भी ले सकते हैं। मूंग दाल एंड राइस,
कर्ड, जिंजर मिक्स, जिंजर पाउडर मिक्स करके केन शुगर में भी ले सकते हैं। रोस्टेड चना, ये हमारा मूलाधार अच्छा होता है, ये बता सकते हैं हम इधर। रोस्टेड चना खाने से मूलाधार ठीक होता है। अभी फ्रूट्स भी ले सकते हैं, फ्रूट्स में ग्रेप्स, ग्रेप जूस, ये सारे फ्रूट्स और ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स, ये सब ले सकते हैं हम। मेन है इधर रेडिश लीव्स का शुगर केन में मिक्स करके, कड़ी शुगर में मिक्स करके ये जूस पीने से लीवर अच्छे से कूल होता है। और एक मेन चीज है रसगुल्ला, जो बंगाली स्वीट्स है, वो रसगुल्ला खाने से भी लीवर कूल रहता है। इसके बाद अभी ट्रीटमेंट्स बताना है सहज योगा में, मेन चीज है ट्रीटमेंट्स। ऐसा बताया था लीवर स्वादिष्टान चक्र और नाभि चक्र से ये होता है, इसलिए मेडिटेशन स्वादिष्टान चक्र के ऊपर हम कर सकते हैं, करवा सकते हैं। उसके बाद आइस पैक बोलना चाहिए, और ये अगर ऑफलाइन है तो हम बोल सकते हैं, नहीं तो ये नेक्स्ट सेशन में बताया जा सकता है करके बोल सकते हैं। जो लीवर डाइट हम बताया वो भी लेना है उनको। फुटसोक जल क्रिया भी इधर बता सकते हैं। और ज्यादा जब लीवर प्रॉब्लम है तो हम हिमालय लीव 52 लेने के लिए बोल सकते हैं। और इसके बाद लीवर के ऊपर मेडिटेशन करवाना है। और मेन चीज है, आप ये सारी बुकलेट, अगर ये प्रेजेंटेशंस वगैरह देख रहे हैं तो आपको कुछ भी दिक्कत आए तो आप आपका मराठी बुक या हिंदी बुक रिफर कर सकते हैं। ये मतलब पूरा का पूरा ट्रांसलेशन आपको नहीं मिल सकता है, लेकिन आपको उसमें रेफरेंस मिल जाता है। जो बुक अभी प्रिपेयर किया अभी शेयर करेंगे, वो बुक में आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। जैसे भैया ने अभी हमको इन्फॉर्मेशन जो बताई लीवर डाइट की, तो ये पूरा आप सभी को पता है एज ए सहयोगी की श्री माता जी के बताए हुए सारी चीजें हैं। बस उन्हें भैया ने जिस प्रकार इतना बड़ा मटेरियल आपको बराबर शॉर्ट कंटेंट में कैसे समझाया है पीपीटी के बेसिस पे, बिल्कुल इसी तरीके से हमें अगर लिवर डाइट का सेशन कभी हमें स्कूल या कॉलेजेस में लेना अगर पड़ता है तो आप बिल्कुल इसी तरीके से समझा सकते हैं। वेरी शॉर्ट एंड बहुत अच्छी तरीके से भैया ने समझाया है। ये इफ यू आर एड्रेसिंग टू स्टूडेंट्स, तो आप थोड़ा सा और बता सकते हैं कि बच्चे स्टूडेंट्स अपने खुद के कामों पे फोकस करने के लिए इस लीवर का ये कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो अभी तो कम समय था, इसलिए भैया ने बहुत शॉर्ट समय बहुत अच्छे से समझाया हमें। तो विद अलोंग विद दैट टाइम जो ड्यूरेशन हमें मिला है, उसमें हमारा ये एक्सप्लेनेशन एज वेल एज मेडिटेशन, ये दोनों चीजें हमें मैनेज करनी है। एंड वेरी नाइस भैया, आपने बहुत अच्छे से समझाया। नेक्स्ट हमारा एक दूसरा जो सेशन रहता है, आपने कोर्स कंटेंट में ऑब्जर्व किया होगा कि फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर भी हम लोग का एक सेशन है। उस फिजिकल एक्सरसाइज के सेशन में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर एक एनर्जी सेंटर के ऊपर जो फिजिकल एक्सरसाइज श्री माता जी ने बताई हुई है, वो सेशन को हमें किस प्रकार कंडक्ट करना है। तो हमारे साथ आज वैशाली वसूले दीदी है नागपुर से। दीदी खुद एक बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूशन में ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर की पोस्ट पे काम करती है, और दीदी ने ये एक्सरसाइज का सेशन खुद रिनाउंड रायसून जैसे रिनाउंड कॉलेजेस में खुद कंडक्ट किया है। तो मैं वैशाली दीदी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि दीदी आप प्लीज समझाइए ये सेशन को कैसे कंडक्ट करना है। जय श्री माता जी सभी को, सभी पार्टिसिपेंट्स का आज के सेशन में स्वागत है। ये जो सेशन है फिजिकल एक्सरसाइजेस पे, वो हम लोगों ने इसलिए इंक्लूड किया है कि बहुत बार जब हम लोग परमिशन लेने कॉलेजेस में या स्कूल्स में या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते थे, तो वहाँ के जो अथॉरिटीज होते थे उनकी क्यूरियोसिटी रहती थी कि भाई इसमें आप लोग कुछ योगासन वगैरह फिजिकल एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड करने वाले हैं क्या। तो इसके पीछे यही है इस टॉपिक को इंक्लूड करने का, क्योंकि बाहर की जो अपना वर्ल्ड है उसको थोड़ा सा एक लिवर डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज और अपना म्यूजिक थेरेपी का अगर हम इंक्लूड करके बताते हैं तो इस तरीके से हम लोग अपने वर्कशॉप को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। वैसे हम लोग सभी जानते हैं कि श्री माता जी ने मेडिटेशन पे ज्यादा जोर दिया है, और जब हम लोग ये सेशन कंडक्ट करते हैं तो हम लोगों को जो व्यूअर्स है उनको ये बताना जरूरी है कि रेगुलर मेडिटेशन इज नेसेसरी फॉर द इनर क्लियरिंग एंड नरिशमेंट ऑफ योर चक्रास। अगर आप चाहते हैं कि आपके चक्र जो है अंदर से स्वच्छ हो
और पोषित हो, तो उसके लिए रेगुलर मेडिटेशन जरूरी है। एंड फिजिकल एक्सरसाइजेस ओनली प्ले अ सपोर्टिव रोल इन इम्प्रोवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ योर चक्रास। मतलब आपके चक्रों को हेल्दी फंक्शनिंग के लिए जो फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं वो एडिशनल रोल निभाते हैं। ये चीज हम लोगों को क्लियर करनी जरूरी है, नहीं तो वो लोग समझेंगे कि हम लोग सिर्फ सारे जो चक्रास हैं उनकी एक्सरसाइज कर लेंगे तो उतना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस सेशन पे 2-3 अच्छे वीडियोस अपने एनएसपीटी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चाहे तो उनको रेफर कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक के जो एक्सरसाइजेस श्री माता जी ने बताई हैं उन्हें कवर किया है, स्टेप बाय स्टेप विद इंस्ट्रक्शंस। बहुत अच्छे से ये वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं और साथ ही साथ एक लाइव सेशन भी हुआ था, वो उसको भी देखकर आप अपना गाइडेंस ले सकते हैं। ये सभी चीजें एनएसपीटी के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। जब हम इस सेशन को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को उनको ये बताना है कि हमारा जो योग शास्त्र है उसमें बहुत सारे आसन सिखाए जाते हैं जो कि हमको एक एक्सपर्ट एडवाइस के अंडर ही हमको करने चाहिए, नहीं तो इसका विपरीत परिणाम हमारे शरीर पर हो सकता है। लेकिन सहज योग में श्री माता जी ने हर एक एनर्जी सेंटर के लिए कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस बताई हैं जो बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ये चीज आप उनको बता सकते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, जो कि हम लोग हर मेडिटेशन के पहले जो भी न्यू सीकर्स हैं या रियलाइजेशन के समय हम लोग पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस उनसे करा लेते हैं। तो हमको यहाँ पर ये बताना है कि ये एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं। तो मेनली हम लोग बताएंगे कि हमारा जो लेफ्ट चैनल है और राइट चैनल है उसमें एक संतुलन स्थापित करने के लिए हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, या दूसरे शब्दों में आप बता सकते हैं कि मन और प्राण शक्ति के बीच में एक संतुलन आए, इसी के लिए हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। अब उसमें हम लोग क्या करवाते हैं, श्वास अंदर लेना है, थोड़ी देर श्वास को हमको रोक के रखना है और श्वास छोड़ना है। तो आपको ये भी बोलना है कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसी हिसाब से आप श्वास को रोकिए और जबरदस्ती मत कीजिए, ये बताना वहां पे जरूरी है। उसके बाद आते हैं हम लोग मूलाधार, स्वाधिष्ठान और नाभि चक्र। इसकी जो एक्सरसाइज अगर आप वीडियो देखेंगे तो नीचे बैठ के की हुई है। तो यहाँ पर हमको ये बताना जरूरी है कि अगर कुछ लोगों को नीचे बैठने में दिक्कत है तो कृपया वो ये एक्सरसाइजेस ना करें। या और एक और इंस्ट्रक्शंस हमको 2 और इंस्ट्रक्शंस देनी है, जैसे अगर किसी को लंबर स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है या स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो वो लोग भी ये एक्सरसाइज को ट्राई ना करें। ये मूलाधार से नाभि चक्र की जो अपने एक्सरसाइज है उसके दौरान बताने की जरूरत है। फिर बढ़ेंगे हम लोग अपने अनाहत चक्र के ऊपर। वहां पर जो एक्सरसाइज बताई गई है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही है, और वीडियो आप देखेंगे तो हम लोग वहां पर हाथ रखते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये प्रश्न आए कि हम लोग हाथ क्यों रखते हैं, तो उन लोगों को आप क्लियर कर सकते हैं कि हम लोग जब हाथ इस पर चक्र पर अपने रखते हैं तो हम उसको ऊर्जा प्रदान करते हैं और वो जल्दी क्लियर होता है हमारा चक्र ऐसे करने से। फिर आते हैं विशुद्धि चक्र की बात। विशुद्धि चक्र पे 2 से 3 बहुत सुंदर एक्सरसाइजेस बताई गई है, उन सभी के बारे में आप उनको बता सकते हैं। विशुद्धि चक्र के एक्सरसाइज की जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस देंगे वो इस प्रकार है कि आप पहले उनको पूछिए कि अभी तक के सेशंस में आप लोगों ने मेडिटेशन किया तो क्या आप लोगों को आपके हाथ पर वाइब्रेशंस पता चली, कूल ब्रीज पता चली आप लोगों को? बहुत से बोलेंगे कि शायद नहीं पता चली। तो आप ये कह सकते हैं कि जब हम विशुद्धि चक्र की एक्सरसाइज करते हैं तो धीरे धीरे हमारे हाथों की जो नसें हैं वो खुलने लग जाती हैं और हमारे हाथों की सेंसिटिविटी बढ़ती है, जिससे हमें अपने हाथों में ये चैतन्य महसूस होता है। ये आप बता सकते हैं। अगर आप प्रोग्राम एकेडमिशियंस के लिए ले रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उनको विशुद्धि चक्र के ऊपर जो एक्सरसाइज है डिटेल में उसके बारे में बता सकते हैं कि आप लोगों को खड़े होकर बहुत देर अपने लेक्चर्स डिलीवर करने पड़ते हैं या फिर कभी क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो तो आपको थोड़ा जोर से बात करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपका जो विशुद्धि चक्र है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है।
तो अगर आप ये एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं तो आप अपने चक्र को जल्दी क्लियर कर सकते हैं और बैलेंस में ला सकते हैं। इस तरीके से आप बता सकते हैं। फिर आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र की जो एक्सरसाइज हमको उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इसमें देनी है वो ये है कि ये एक्सरसाइज आप सूर्योदय के समय ही करें, क्योंकि बहुत ज्यादा सनलाइट होने के बाद में कोई अर्थ नहीं है। ये जो एक्सरसाइज हम लोग एक आंख बंद करके सूर्य की तरफ देखते हैं, फिर थोड़ा प्रार्थना करते हैं, तो जब ब्राइट सनलाइट में कोई मतलब नहीं है और वैसे भी वो हानिकारक होता है। इसलिए आपको ये बताना है कि सूर्योदय के समय ही ये एक्सरसाइज करें। दूसरा आप ये बता सकते हैं कि आज्ञा चक्र का संबंध जो है वो प्रकाश तत्व से है। तो जब हम सूर्योदय के समय ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा चक्र जल्दी बैलेंस में आता है। इस तरीके से आप उन लोगों को बता सकते हैं। इसके अलावा श्री माता जी ने आधे घंटे के लिए वॉकिंग जो है वो भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताई है, तो आप लोग इसके बारे में भी उनको बता सकते हैं। और इसके अलावा जो भी अभी आप कंटेंट बुक जो आपके पास सर्कुलेट होगी तो इंग्लिश में भी होगी, और उसी की रेफरेंस बुक्स जो है हम लोग हिंदी और मराठी में भी आपको सर्कुलेट करने वाले हैं। तो यदि आपको इंग्लिश का टेक्स्ट समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप उसको मराठी या हिंदी की बुक में रेफर कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने सब कवर कर लिया है। और एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि आप उनको स्पेसिफिकली ये भी बताइए कि पहले आप लोग ये पहचानिए कि आपके कौन से चक्र पर प्रॉब्लम है। उसी से रिलेटेड अगर आप ये जो फिजिकल एक्सरसाइज है करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, कुछ छूट गया होगा तो रश्मि दीदी प्लीज ऐड कीजिएगा। यस, थैंक यू दीदी। बहुत शॉर्ट में और अच्छी तरीके से दीदी ने ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन कवर कर दी है। और जैसे दीदी ने पहले भी बताया कि हमारे पास यूट्यूब वीडियो तैयार है, तो आप लोग को कुछ नहीं करना, बिल्कुल छोटे छोटे 8-10 मिनट के 2 वीडियोस हैं, आप उसको देख लेंगे तो उस एक्सरसाइज के डूज डोंट्स क्या है वो भी आप बिल्कुल समझ जाएंगे। और जैसे दीदी ने बताया कि एक्सरसाइज के साथ साथ हमें उनसे मेडिटेशन भी करवाना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस डिमांड करते हैं कि स्पेशली फॉर योगा डे में कि हम दे रिक्वायर द फिजिकल एक्सरसाइजेस, तो इसलिए ये सेशन हमें उसमें डालना पड़ा कि ऐसा नहीं हो कि फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं है तो इसलिए वो हमारे मतलब सहयोगा का जो भी परमिशन है वो डिनाई कर दे। तो इसलिए ये स्पेसिफिकली इन 2 एक्सरसाइज का सेशन हम लोगों ने जानबूझ के इसमें डाले हुए हैं कि ताकि दोज हु वांट द फिजिकल एक्सरसाइजेस एज वेल इंक्लूडिंग विद मेडिटेशन, तो मतलब कोई भी डिनाई करने का चांस, परमिशन ना मिलने का चांस हमारे पास ना रहे। इसलिए 2 इम्पोर्टेंट सेशंस को भी हम लोगों ने डाला हुआ है। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट जितने भी मेन सेशंस है आज का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने आपको दे दिया है। बाकी आपके जो भी क्वेरीज है ऑफ कोर्स अगले वीक में फिर से आपके मेंटोर्स के साथ मीटिंग होगी, आगे क्या करना है, क्या टास्क रहेगा, ये सब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। महेश भैया से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, महेश भैया आप प्लीज सम अप करिए जो भी फॉर्मेट हम एनएसपीटी का बनाया है उसके ऊपर, एंड देन वी विल वाइंड अप द सेशन। जय श्री माता जी। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अभी तक मेंटर्स ने जो बात करी है, उन्होंने प्रयास किया कि आपको इनिशियल तौर पर इस कोर्स में जो कंटेंट बताए गए हैं और उसका जो कोर्स बुक बनाया गया है उस कंटेंट को समझाया जाए। अब देखिए, प्रेजेंटेशन के 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। एक तो प्रेजेंटेशन का स्टाइल, आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और नंबर 2 प्रेजेंटेशन का कंटेंट, आप क्या प्रेजेंट करते हैं। जहां तक एक गेस्ट स्पीकर किसी ऑडियंस के सामने जब अपीयर होता है, जैसे आप सभी किसी इंस्टीट्यूशन में बात करने जाएंगे तो यू वुड बी अ गेस्ट स्पीकर। तो गेस्ट स्पीकर जब किसी ऑडियंस को एड्रेस करता है, किसी गैदरिंग के सामने बात करता है, तो इन दोनों चीजों को बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है। नंबर 1, आप क्या बात कर रहे हैं, इस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। नंबर 2, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, इसके ऊपर भी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। मान लीजिए आपकी स्टाइल बहुत अच्छी है बात करने की, आप बड़े फिनिश्ड स्पीकर हैं, पर कुछ समय बाद पहले 5-7 मिनट के बाद में यदि ऑडियंस को ये समझ में आता है कि आप इधर उधर की बातें ज्यादा कर रहे हैं और आपके बात में कंटेंट बराबर नहीं है या कंटेंट में कुछ दम नहीं है, तो आप मेन बेस लाइन को छोड़ करके यदि आप
ऑडियंस को कोरिलेट करते हुए बात नहीं करेंगे तो ऑडियंस आपके साथ में अपने आप को जोड़ नहीं पाए। मैं बड़ा सिंपल सा उदाहरण आपको दूंगा। हमारे चारों मेंटर्स ने जिस विषय को हैंडल किया है, तो चारों के चारों मेंटर्स ने जिस टॉपिक पर बात करी है उस विषय का कोर कंटेंट आज आपके सामने समझा है, बड़े शॉर्ट में समझा है। तो चूंकि आज कंटेंट की बात करनी थी तो उन्होंने बड़े सिंपल से तरीके में आपको कंटेंट समझा करके बता दी। इसमें कहीं पे भी प्रेजेंटेशन का स्टाइल या प्रेजेंटेशन के स्किल्स के ऊपर उन्होंने अलग से बात नहीं करी, क्योंकि प्रेजेंटेशन के स्किल्स पर हम लोग ग्रेजुअली बात करेंगे, धीरे 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 आपको प्रेजेंटेशन के स्किल्स में वैसे आप में से कुछ लोग तो जरूर अच्छे प्रेजेंटर्स होंगे, अपने अपने स्किल्स में आप अच्छे एलोक्यूटर्स होंगे, अच्छे वक्ता होंगे। आपने आपके स्टूडेंट एज में और अभी भी जब आप कहीं सर्विस कर रहे होंगे तो आप अच्छे वक्ता के तौर पर शायद जाने जाते होंगे। पर कुछ लोग जिनको ये सीखना जरूरी है, कुछ लोगों के लिए ये सीखना आवश्यक है ताकि वो इंस्टीट्यूशंस में जाकर के सहयोग को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके। तो प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल है जिसमें धीरे धीरे चीजें जुड़ेंगी, जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जुड़ेगा, जिसमें आपका बात करने का तरीका, आपके प्रोनाउंसिएशंस, आपके जो इम्पोर्टेंट उसमें कॉन्सेप्ट्स है उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे रेफर करना है, कॉन्सेप्ट्स में कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं उनको कैसे मिस्टेक्स कैसे करेक्ट करना है, ये सारी चीजें इन अ मैटर ऑफ स्टाइल हम लोग धीरे 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 मेंटर्स आपको हेल्प करते जाएंगे कि आपको कैसे करना। दिस विल गो अहेड। पर चूंकि आज कंटेंट पर बात हो रही थी तो कंटेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो अगले 7 दिन में आप लोगों को क्या करना है? अगले 7 दिनों में आप लोगों के लिए हमने यूं समझिए कि हमने आप लोगों को मेंटर्स के ऊपर छोड़ दिया। तो अब आपको जो बुक आज दोपहर तक या शाम तक शेयर की जाएगी उसमें प्रिंसिपली एक तो होगा ये सारा कंटेंट जिस इंग्लिश टेक्स्ट में आया हुआ है उस इंग्लिश का पूरा टेक्स्ट हम आपसे शेयर करेंगे। जब एक दीदी ने क्वेश्चन पूछा था वेदर द टेक्स्ट इज इन इंग्लिश, तो बेसिकली दिस टेक्स्ट इज प्रिपेयर्ड इन इंग्लिश, क्योंकि हायर इंस्टीट्यूशंस में जाना है तो आपको इसके साथ में चलना पड़ता है, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में चलना पड़ता है। तो इस टेक्स्ट को इंग्लिश में बनाया गया है। पर चूंकि हमारे उन भाई बहनों के हेल्प के लिए कि जिन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में उतना कंफर्टेबल नहीं होता और जिन्हें समझने के लिए अपनी लोकल लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज का यूज करने के लिए उन्हें इजी जाता है, तो उन सभी भाइयों बहनों के लिए हम मेंटर्स के माध्यम से आपके ग्रुप पर इस इंग्लिश बुक का कंटेक्स्ट माने उसका रेफरेंस प्रोवाइड करने वाली एक हिंदी बुक, एक मराठी बुक डालेंगे। सो ये हिंदी बुक क्या होगी? हिंदी बुक जो हमने एकेडमिशियंस टीचर्स के लिए जो हमने बुक बनाई थी कि टीचर्स को यदि सहयोग बताना है तो इसी लेवल पर से बताया जा सकता है। हम टीचर्स को उस तरीके से नहीं बता सकते जैसे स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो टीचर्स के लिए हमने इस तरीके से जो बुक बनाई थी कि उनका प्रोफेशनल लाइफ कैसा है, तो प्रोफेशनल एस्पेक्ट में सहयोग कैसे हो सकता है, देन चक्रों का मेडिकल एस्पेक्ट कैसे हो सकता है, तो और मेडिटेशन से बेनिफिट क्या हो सकते हैं। तो ये सारा रेफरेंस एक टीचर्स के लिए बनाया गया हिंदी बुक और टीचर्स के लिए बनाया गया मराठी बुक, ये दोनों बुक हम इसके साथ में आपको आज शेयर करेंगे। तीसरी एक और चीज हम आपके साथ में शेयर करेंगे कि एक बुक एनएसपीटी टीम ने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी, जो 11th-12th के जो बच्चे हैं उनके लिए बनाई थी। बहुत हाई प्रोफेशनल बच्चों के लिए नहीं बनाई थी, ये 11th-12th के बच्चों के लिए बनाई थी। तो 11th-12th के बच्चों के लिए या 8th-9th-10th के बच्चों के लिए जो एक कॉमन बुक बनाई गई थी उसको भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। आपको आवश्यकता हो तो जरूर शेयर करेंगे। तो उसका भी हिंदी वर्जन, प्रोबेबली मराठी वर्जन हम आपके साथ में शेयर करेंगे, ताकि क्या होगा कि इसका रेफरेंस जब आप उन बुक्स में पढ़ेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि मुझे क्या बताना था, इंग्लिश बुक में क्या लिखा हुआ है। साथ ही जब आप अलग अलग क्राउड्स के सामने खड़े रहेंगे, मान लीजिए जैसे आप स्टूडेंट्स के सामने खड़े, तो स्टूडेंट्स के सामने आप स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट और उनकी नीड के हिसाब से बताना शुरू करेंगे। आप टीचर्स के हिसाब से स्टूडेंट्स को नहीं बता सकते, स्टूडेंट्स के हिसाब से आप टीचर्स को नहीं बता सकते। तो उतना विजडम, उतना डिस्क्रिशन आप जरूर यूज कर पाएंगे यदि आप इन बुक्स में से एक बार थ्रू हो जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का जो कोर कंटेंट है वो तो नहीं बदलने वाला, चक्रों के नाम नहीं बदलने वाले, कोरिलेटेड ऑर्गन्स के नाम नहीं बदलने वाले,
उनके जो मेडिकल लोकेशंस आपके शरीर में है वो नहीं बदलने वाले, उनके फंक्शंस नहीं बदलने वाले। ध्यान से क्या बेनिफिट्स आपके अंदर आते हैं, चक्रों की क्या क्वालिटीज आपके अंदर आती हैं, वो चेंज नहीं, ये सारी चीजें चेंज नहीं होने वाली। इसलिए कोर कंटेंट को आप ठीक से ख्याल में रखें। सिर्फ आजू बाजू में जो रैपर्स आपको लगाने हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग क्राउड, ये आप उसको कर सकते हैं। हाँ, ये पीडीएफ फाइल ही आपको मिलेगी, पीडीएफ फाइल आप उसका यूज कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल में से आप ये चीजें पढ़ सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आप जितने जल्दी से पढ़ लेंगे, उसमें से थ्रू हो जाएंगे, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि काफी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं, काफी अच्छे अच्छे सजेशंस आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो आप इन चीजों को अपने मेंटर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। जब भी आपके मेंटर्स अभी संडे के बाद में 2-3 दिन बाद जब भी एक और गूगल मीट आपकी रखेंगे और कंटेंट को लेकर आपके मन में कुछ सवाल है क्या, कुछ आपको शेयर करना है क्या, कुछ सजेशंस आपको देने हैं क्या, इन चीजों पर आपसे चर्चा करें। मैं बहुत स्पेसिफिकली एक चीज आपको बता दूं, सजेशंस जो हम बोल रहे हैं ना, वो सजेशंस यूजफुल मटेरियल एंड स्ट्रिक्टली टू द बॉटम लाइन, मैंने स्ट्रिक्टली जो टेक्स्ट दिया हुआ है उससे जुड़े हुए हो तो ही दीजिए। हमको सिर्फ सजेशन देने की इच्छा हो रही है इसलिए हम सजेशंस दे रहे हैं। सजेशंस फॉर द सेक ऑफ सजेशंस ना हो, सजेशंस इस तरीके से हो कि वो मटेरियली इस प्रोग्राम को चलाने के लिए यूजफुल हो पाए। तो इस तरीके से ही सजेशन आप दीजिए। आई एम क्वाइट होपफुल कि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे सजेशंस अपने मेंटर्स को देंगे ताकि वो वहां से हम तक पहुंच सके एंड देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू समथिंग। एक और चीज इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करना चाहेंगे कि जैसे मृणाल दीदी ने जो पहला सेशन लिया था, जो क्वेश्चंस बीच में आ रहे हैं ना, उस क्वेश्चंस को भी हम लोग रेफर कर लेंगे। एक कॉर्पोरेट के बारे में जो क्वेश्चंस था, इसका जवाब आपके मेंटर्स भी आपको दे पाएंगे, हम लोग प्रयास करेंगे हम इसी सेशन में उसका जवाब भी दे दें। तो मृणाल दीदी ने जो पहला इंट्रोडक्टरी सेशन के बारे में बात करी, उसमें उन्होंने जैसे बताया कि मान लीजिए आप टीचर्स को एड्रेस कर रहे हैं, तो टीचर्स एक प्रोफेशनल क्लास हो गया, उस प्रोफेशनल क्लास को जब आप एड्रेस कर रहे हैं तो किस तरीके से आप इंट्रोडक्शन रखें, उन्हें विषय की भूमिका आप कैसे बांटें। तो पहले आप उनके लाइफस्टाइल के बारे में बात करिए कि भाई एज ए टीचर आपको इतनी सारी चीजें ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, देयर आर सो मेनी चैलेंजेस इन योर लाइफ, इट कॉजेस स्ट्रेस, और स्ट्रेस के कारण काफी सारी आपकी क्वालिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ कंटेंट है उस पर इफेक्ट आता है। और फिर थोड़ा सा हिस्ट्री का बैकड्रॉप ले कि कैसे हिस्ट्री में काफी सारे ऐसे टीचर्स हो गए, इटर्नल टीचर्स हो गए, जिन्होंने इस समाज पर, पूरी समाज व्यवस्था पर एक अमिट छाप छोड़ी हुई है। तो अब इसी विषय को यदि हम लोग स्टूडेंट के कंटेक्स्ट में समझते हैं, तो मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से कि यदि स्टूडेंट के कंटेक्स्ट में हम इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम ले रहे हैं, आप किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स के सामने खड़े हैं, तो आप किन चीजों को रेफर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इन्हीं चीजों को रेफर करिए, क्योंकि हम लोग स्टाइल पर अभी कुछ बात नहीं कर रहे। हो सकता है आपकी स्टाइल अलग हो, आप कुछ अलग चीजों को रेफर करके उन बच्चों के सामने प्रेजेंट करना चाहे, आप और कुछ रेफरेंसेस इसमें जोड़ना चाहे ताकि जो स्टूडेंट्स का क्राउड आपके सामने बैठा हो वो अपने आप को आपसे जोड़ सके, वो ये समझ सके कि यार ये जो वक्ता बात कर रहा है ये मेरे डे टू डे लाइफ से संबंधित चीजों पर बात कर रहा है, इट इज क्वाइट हेल्पफुल टू मी, इट इज यूजफुल टू मी। तो मान लीजिए हम स्टूडेंट के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो हम कैसे उन्हें इंट्रोडक्टरी सेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि आप उन स्टूडेंट्स को कैसे कि भाई आप सब लोग जानते हैं कि आप क्यों इस इंस्टीट्यूशन में यहाँ आए हैं, आप क्यों अपने करियर का प्रेशियस टाइम, वैल्यूएबल टाइम, द गोल्डन ईरा ऑफ योर लाइफ आप यहाँ स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स, यू वांट टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ योर फैमिली। और सही मायने में बात की जाए तो आप में से हर एक स्टूडेंट, हर एक जो बच्चा यहाँ पर है, they are the celebrities of their family. Now why they are celebrities of their family? Because the entire family plans everything according to you. The entire family plans their financial needs according to you. They plan their vacations according to you. They plan major functions in the family according to you. कि आपके एग्जाम्स कब हैं, आपके ट्यूशन क्लासेस का टाइमिंग कब है, आपका सेमेस्टर कब एंड हो रहा है, उस हिसाब से फैमिली की सारी चीजों को प्लान किया जाता है। एक और चीज कि आप लोगों की फाइनेंशियल नीड्स, माने आपको किस कोर्स के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, उस हिसाब से माता पिता उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट करते हैं।
तो यही सारा अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट और यही सारी व्यवस्थाएं बड़े लोगों के लिए, सेलिब्रिटीज के लिए की जाती है ना, कि वो कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ उनकी व्यवस्था करनी है, कैसे करनी है. सो इन अ राइट कॉन्टेक्स्ट यू आर द सेलिब्रिटी ऑफ योर फैमिली. बट व्हेन यू आर अ सेलिब्रिटी ऑफ योर फैमिली यू शुड बिहेव लाइक अ सेलिब्रिटी. योर एटीट्यूड शुड बी लाइक अ सेलिब्रिटी. तो कैसे एक सेलिब्रिटी का एटीट्यूड हो सकता है? तो हम जो लोग हैं, हमारे इर्द गिर्द हम काफी सारी वेराइटीज ऑफ पीपल, वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे इर्द गिर्द देखते हैं. कुछ लोग बहुत फोकस्ड होते हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने कामकाज के तरीकों, अपने स्टडी के तरीकों को लेकर के, उन्हें कुछ बताना नहीं पड़ता. लेकिन कुछ लोग जो फोकस्ड नहीं हो पाते, वो अपने प्रॉब्लम्स के साथ में लड़ते रहते, अपने इंटेलेक्ट को लेकर के, अपनी नीड को लेकर के वो लड़ते हैं. कुछ लोग होते हैं कि जो बिल्कुल भी प्लानिंग में भरोसा नहीं करते. वो देखते हैं चलो देखा जाएगा, अब यहाँ पे एडमिशन तो ले लिया, इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में माँ बाप जिस तरीके से गाइड करेंगे या देखेंगे हमारे फ्रेंड ने कहाँ एडमिशन लिया है. तो इस तरीके से जैसे कटी पतंग होती है कि वो कट तो जाती है पर कहाँ डोल रही है, कहाँ हिचकोले खा रही है, इसका कोई भरोसा नहीं होता. कुछ लोग होते हैं कि जो भीड़ में जैसे भेड़ चलती है, कि मेरे फ्रेंड ने यहाँ एडमिशन ले लिया तो मैंने ले लिया, उसने इस क्लास में एडमिशन ले लिया तो मैंने ले लिया. कि जिनका खुद का कुछ प्लानिंग नहीं होता, जिनका खुद का कुछ डिस्क्रिशन डिसीजन मेकिंग नहीं होता है. तो निश्चित ही हम लोग उनमें से नहीं है ना, हम लोग इनमें से ऐसे बनना चाहें. तो हम लोग क्या बनना चाहेंगे? हम लोग चाहेंगे कि हमारे अंदर जो भी एनर्जीज दी हुई है, इस एनर्जी को हम ऑप्टिमम लेवल तक उसको यूज कर सकें. तो हम आज आपके साथ में इसी इंटरेस्टिंग चीज को शेयर करने वाले हैं कि आपकी पर्सनालिटी में, आपके इंटेलेक्ट में, आपके एटीट्यूड में ये जो एनर्जी डॉर्मेंट स्टेज में है, शांत स्वरूप में बैठी हुई है, उसको कैसे ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचाया जाए. पर इस एनर्जी के डिटेल्स जानने के पहले हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि कुछ और चैलेंजेस हमारे सामने. तो कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के भरोसे पर आप बड़ी इंटरेस्टिंग चैलेंजेस उनको बता सकते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं. एक और चैलेंज हमारे सामने सोशल मीडिया. हम में से कई लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहते हैं. बहुत सारा हमारा वैल्यूएबल टाइम हम फेसबुक, देन ट्विटर, देन व्हाट्सएप एंड देन व्हाट नॉट, बहुत सारी सोशल मीडिया चल रही है जिस पर हम एक बार यदि लग गए तो कब तक हम हमारे उंगलियों को दर्द देते रहेंगे हमें भी समझ में नहीं आता. घंटों निकल जाते हैं हम उसी पर लटके हुए रहते हैं और हमें समझ नहीं आता कि उसमें से बाहर कैसे आए. और धीरे धीरे ये चीज लत बन जाती है. सो नोइंगली अननोइंगली ये चीजें अननेसेसरली हमारा वैल्यूएबल टाइम खाती है. सो ये एक चैलेंज है. एक और चैलेंज है कि कई बार हम कुछ चीजों को करना चाहते हैं पर हमारी लेथार्जी हमारा साथ नहीं छोड़ती, हम पकड़े रहती है, तो हम लेथार्जिक एटीट्यूड के कारण उसको कंप्लीट नहीं करना है. कुछ लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, स्टेज फियर उनके अंदर आता बहुत कुछ है और उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, उसको सिस्टमेटिकली एक्सप्रेस करना नहीं चाहते. आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि व्हाट आई वांट टू बिकम इन अ फ्यूचर, ये यदि आपको एक्सप्लेन करना और आपको कहा जाए कि सामने आइए, माइक हाथ में पकड़िए और एक्सप्लेन करिए, तो शुरुआत से ही माइक हिलने लग जाएगा या छाती में बड़े जोर से धड़धड़ शुरू हो जाएगी. दैट इज फियर ऑफ एक्सप्रेशन. कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करें, ये सब आप चैलेंजेस फेस करते हैं. और एक और इम्पोर्टेंट चैलेंज होता है कि स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस, एडमिशन का स्ट्रेस, देन करिकुलम को कंप्लीट करने का स्ट्रेस, एग्जाम्स होने के बाद में रिजल्ट्स का स्ट्रेस और रिजल्ट होने के बाद में आगे के स्टार्टअप करियर का स्ट्रेस. तो ये सारे अलग अलग तरीके के चैलेंजेस जब आपके सामने होते हैं, तब द बेस्ट इज जब आप रेस में खड़े हैं तो रेस को कंप्लीट करके जीतने का सोचें. क्योंकि आप रेस में खड़े होने के बाद में ये सोचेंगे कि मेरे आजू बाजू में जितने लोग मेरे आगे निकल जाएंगे, तो आप सोच में ही पीछे हट जाएंगे. सो दो ऑप्शंस आपके पास में, या तो रेस छोड़कर भाग जाइए या तो फिर रेस को अपने अपने बलबूते पर, अपने दम पर आप जितना जहां तक कंप्लीट कर सके रेस को कंप्लीट कीजिए. सो लेट्स नो द साइंस कि कहाँ हमारे अंदर उन एनर्जीज का छुपा हुआ भंडार बैठा हुआ है जिससे हम इस रेस में विद अ फ्लाइंग कलर वी कैन कम, हम अपने अंदर की इस एनर्जी को ऑप्टिमम लेवल तक यूज कर सकते हैं. तो कहाँ ये भंडार छुपा हुआ है, आइए देखते हैं. तो हम सब लोगों ने अपने स्टूडेंट एज में ह्यूमन एनाटॉमी जरूर पढ़ी. तो आज इस ह्यूमन एनाटॉमी के आधार पर ही, इस साइंस के आधार पर ही हम आपसे इस सहयोगा की इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे कि कहाँ आपके शरीर में, बॉडी ऑर्गन्स में उससे रिलेटेड, जिन्हें हम चक्र कहते हैं या जिन्हें हम न्यूरल प्लेक्सस कहते हैं, इन न्यूरल प्लेक्सस में वो एनर्जी छुपी हुई है. इस तरीके से आप उन्हें मोड़ सकते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी. इसके बाद में आप अपनी स्क्रीन पर या आप फिजिकल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप स्क्रीन पर हमारा जो सूक्ष्म चक्रों का जो सटल सिस्टम है, सटल सिस्टम को ला करके फिर आप धीरे 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 उन्हें लेफ्ट नाड़ी, राइट नाड़ी,
देन सुषुम्ना नाड़ी, देन उसके मेडिकल जो टर्मिनोलॉजीज है, लेफ्ट सिम्पैथेटिक, राइट सिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, और अलग अलग चक्रों के नाम, इस प्रकार से आप उन्हें समझा सकते हैं। ये जो मैंने आपको अभी स्टार्ट का तरीका बताया ना, ये इसी तरीके से उस बुक में लिखा हुआ है। सो आप इस प्रेजेंटेशन के तरीके को सीख करके, उसे अच्छे तरीके से ग्रास्प करके, देन हम आपको प्रेजेंटेशन की स्किल्स पर धीरे धीरे ट्रेन करेंगे। पर पहले इंपॉर्टेंट क्या होगा कि पहले आपको एबीसीडी सीख लेना होगा। एबीसीडी सीखना माने क्या, इसका कंटेंट ठीक से समझ लेना। तो आज के सेशन के बाद में जब भी आपके मेंटर्स आपके ग्रुप में इन बुक्स को शेयर करेंगे, तो आप इन बुक्स को अच्छे तरीके से थ्रू हो जाइए, इसको बड़े आराम से इसको पढ़िए। इंपॉर्टेंट चीज, आप इसके नोट्स बना दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है जितने भी मेंटर्स ने आज प्रेजेंटेशन दिया है ना, वो प्रोफेशनल लोग हैं, अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से आपके लिए समय निकाल के उन्होंने अपना अपना चैप्टर का प्रेजेंटेशन किया, उसके नोट्स निकाले, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उन्होंने देखा, और फिर आपके लिए उन्होंने प्रेजेंट किया। भले ही आज हमने उनको बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं की थी कि आप किसी स्टाइल के पीछे जाइए, पर आपने देखा होगा हर एक मेंटर का जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है, वो इस तरीके से, वो अच्छी तरीके से फिनिश हो चुके हैं, अच्छे तरीके से अपने आप को उन्होंने तैयार किया है कि ऐसा लग रहा था मान लीजिए वो सच में किसी इंस्टीट्यूशन में कोई सेशन ले रहे हैं। तो इस लेवल तक जो उन्होंने अपने आप को तैयार किया है, वी रिक्वेस्ट एंड वी विश कि श्री माता जी की कृपा में आप लोग भी इस लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो इसलिए जो भी बुक्स आपसे शेयर होंगी, उन बुक्स को आप अच्छे तरीके से समझें, उनके कंटेंट को ठीक से पढ़ें, और हर 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 वेबिनार के मैसेज में हम जो आपसे लिखते हैं कि आप नोटपैड्स लेकर रखिए, वो नोटपैड्स का सचमुच में काम अब आपको आने वाला है कि आपको उनमें अपने नोट्स लिखने पड़ेंगे। कि मान लीजिए आप इंट्रोडक्टरी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या 1 2 3 4 सीक्वेंस होना चाहिए, क्या कंटेंट होनी चाहिए, इन सारी चीज को आपको ध्यान में रखते हुए करना है। एक और चीज बार बार जो मेंटर्स आपको बता रहे थे कि क्राउड के अकॉर्डिंगली आपको बात करना है, तो क्राउड के अकॉर्डिंगली आपको प्रेजेंटेशन करने पड़ेंगे, तो अलग अलग क्राउड के लिए आपको अलग अलग नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। एक और चीज रश्मि दीदी ने बार बार इस चीज को आपको बताया कि अमूमन 45 मिनट्स का सेशन आपको अलॉट होता है किसी कॉलेज में, तो ऑनलाइन यदि आप प्रोग्राम ले रहे हैं तो पहले 5-7 मिनट तो इसी में निकल जाते हैं कि भाई आवाज ठीक से आ रही है कि नहीं, सब लोग लॉगिन हुए कि नहीं। हम लोग भी वेट करते रहते हैं कि चलिए भाई, उन्होंने कहा था कि एक्सपेक्टेड प्रेजेंस 150 लोगों का है, तो अभी तो 100 ही हुए हैं, अभी 125 ही हुए हैं। तो इसी में पहले 5-7 मिनट निकल जाते हैं। उसके बाद में आपको जो क्वालिटी टाइम मिलता है, उसका ऑप्टिमम यूज करना आपको आना चाहिए। सो ऑप्टिमम यूज कैसा है, तो आपका टाइम स्लॉट आपने खुद ही अपने डिस्क्रिप्शन से डिसाइड करना है कि पहले 15, 17, 20, 25 जितने भी क्वालिटी टाइम आपको, उसमें आप कंटेंट्स अच्छे से एक्सप्लेन करें। फिर उसके बाद में आप मेडिटेशन की जो टेक्निक है, उन टेक्निक्स को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से मेंटेन करें। कि आप सीधा मेडिटेशन पे शुरू हो गए तो अगले को मालूम ही नहीं ध्यान में हाथ कहाँ रखना है, तो वो कैसे करें। तो टेक्निक को आप पहले एक्सप्लेन करें, देन यू स्टार्ट द एक्चुअल मेडिटेशन। ये सारी चीजें स्टाइल में आप धीरे धीरे सीखेंगे। सो नाउ आई conclude my session. Rashmi Didi, now I am resting myself. So please continue. And now I am concluding my session. थैंक यू महेश भैया। जैसे कि थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन के कारण महेश भैया ने इतना सारा पोर्शन आपको एकदम शॉर्ट में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, बट स्टिल जैसे भी आपको आपके मेंटर्स के थ्रू जो भी आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, आप जरूर उसे फॉलो करिए, ताकि अगले वीक में आप लोग के लिए क्या टास्क होगा, ये सारी चीजें आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मेंशन करेंगे। सो प्लीज आप उसे फॉलो करने की कोशिश करिए, सो दैट आप सब लोग एक साथ फ्लो में रहे। एंड इसके अलावा भी यदि आपको जैसे जैसे आप इस गाइड बुक को पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि कुछ क्वेरीज हो, आपके डाउट्स हो, स्टिल वी आर देयर, योर मेंटर्स आर देयर टू सॉल्व योर डाउट्स एंड क्वेरीज। एंड इसके अलावा हम लोग आपकी जो मीटिंग्स होगी उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग रहे, और जो भी आपकी क्वेरीज है उसे हम लोग बिल्कुल सॉल्व करें। सो ऑलरेडी वी आर आउट ऑफ टाइम, सो हम आज के इस वेबिनार को यही समाप्त करते हैं, और अगले संडे हम लोग एक बार चाहे तो फिर से मिलेंगे। एंड तब तक के लिए आपके ग्रुप पे जो भी आपको गाइडलाइंस दी जा रही है उसे आप लोग जरूर फॉलो करें। एंड सो सबको बहुत बहुत थैंक यू for participating in the Zoom meeting, as well as becoming a member of this National School Propagation Team. Thank you everyone, and Jai Shri Mata Ji.